आपने इंडिया को एक सिक नेशन कहा, यानी कि बीमार देश। अब इसका क्यों, कैसे और किस लिए, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। आप आंकड़े के ज़रिए अपनी थीसिस समझाइए हमें। या देखिए एक्चुअली मैंने इंडिया को सिक नेशन नहीं बोला। मैंने सिक नेशन अपनी बुक का टाइटल इसलिए चूज किया बिकॉज इंडिया में अभी एक मेटाबॉलिक एपिडेमिक चल रहा है और एग्ज़ैक्टली। उसके बारे में हम इनफ बात नहीं कर रहे। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं इस टॉपिक के ऊपर जो जरूरी अटेंशन है वो ला पाऊँ एंड मैं ये हाईलाइट कर पाऊँ कि हम पहली बात इस स्टेट में क्यों है, क्यों हम एक मेटाबॉलिक एपिडेमिक हमारे देश में है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये प्रिवेंटेबल है। खाली प्रिवेंटेबल नहीं है, अगर आप अपने आप को किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में पाते हैं तो आप उसको बहुत ईज़िली ईज़िली तो नहीं बट मेहनत के साथ रिवर्स भी कर सकते हैं। सो मेरी कोशिश ये थी कि मैं इस टॉपिक जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ना अभी हम नंबर्स की बात करेंगे तो आप समझ जाएँगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है। मैं इसके ऊपर प्रॉपर अटेंशन लाना चाहता था एंड फॉर दैट मैंने अपनी बुक का टाइटल रखा सिक नेशन। एंड अगर मैं आंकड़ों में जाऊँ सो आई थिंक आजकल ज़्यादातर लोगों को तो ये मालूम है कि इंडिया एक डायबिटीज़ कैपिटल कहलाया जाता है। या वो क्यों कहलाया जाता है? वो इसलिए क्योंकि इंडिया में आज की डेट में डायग्नोस्ड 101 मिलियन डायबिटिक लोग रहते हैं। अ, इसके ऊपर हमारे देश में 136 मिलियन डायग्नोस्ड प्री डायबिटिक्स भी हैं। प्री डायबिटिक्स वो होते हैं जो कि अभी तक टेक्निकली डायबिटिक डिक्लेयर नहीं हुए, उससे एक स्टेज पहले हैं। बट एक्चुअली मुझे प्री डायबिटिक टर्म भी अच्छी नहीं लगती। आप यू नो इट्स नॉट द राइट वो वे वेग टू। वेग टर्म है हाँ, और उसके खाली 5 पहलू हैं, तो वो 5 पहलू के पहले भी कई सारे डिसबैलेंसेस होते हैं, जो एग्ज़ैक्टली। अगर हम लोग कंसीडर करें तो आंकड़े कई ज़्यादा ज़्यादा हो हाँ, जाएँगे। एग्ज़ैक्टली एंड जैसे प्रेगनेंसी होती है, आप कभी भी हाफ प्रेग्नेंट नहीं होते, तो उसी तरीके से आप हाफ हाफ डायबिटिक नहीं होते। तो प्री डायबिटिक जैसी कोई चीज़ नहीं है, आप बेसिकली डायबिटीज़ के स्पेक्ट्रम पे हैं, बट आप थोड़ा पहले हैं, दैट इज़ द डिफरेंस, हुँ, राइट? सो 136 मिलियन डायग्नोस्ड प्री डायबिटिक हैं, 101 मिलियन डायबिटिक हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में अभी ये भी एक रिसर्च आई थी जो मैंने अपनी किताब में भी साइट करी है। उसमें ये बताया गया था कि 1 इन 3 एडल्ट हैज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी बोला जाता है। यप, अ, एंड 90% लोग जिनको ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उनको पता भी नहीं है कि उनको ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। हुँ, अ, इसके अलावा मैं अगर आपको एक और डेटा पॉइंट दूँ तो एक पीछे अभी लैंसेट आईसीएमआर की एक स्टडी आई थी जिसमें उन्होंने ये सारे आंकड़े दिए थे। उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर थी कि 57% ऑफ लोग जिनको डायबिटीज़ थी, उनको पता भी नहीं था कि उनको थी है। तो आप ये सोचिए कि अनडायग्नोस्ड लोग हमारे देश में कितने हैं। तो अगर आप इन सब नंबर्स को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ेंगे तो यू विल फिगर आउट कि ये 250 मिलियन लोगों की बात नहीं हो रही। यहाँ पे हम बहुत बड़े 500-600। यप, एक पॉपुलेशन साइज़ की बात कर रहे हैं। 1 इन 3 एडल्ट भी अगर हम लेके चले तो इट्स लाइक 30% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ सफरिंग फ्रॉम सम फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। हुँ, दिस इज़ एट एपिडेमिक लेवल। अच्छा, अभी अ, होता क्या है कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है ये खाली डायबिटीज तक नहीं रुकता है। दिस इज अ क्लस्टर ऑफ प्रॉब्लम्स। तो हुँ, इस ये हर इंसान में एक डिफरेंट वे में मैनिफेस्ट होता है। कई लोगों में ये आगे जाके एडवांस्ड फॉर्म में हार्ट डिजीज के फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है। कई लोगों में अर्ली फेज में ये फैटी लिवर के फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है। कई लोगों में ये और लेट जाके न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज जैसे अल्जाइमर या डेमेंशिया होते हैं उनके उसमें मैनिफेस्ट होता है। और एक्चुअली अगर मैं दोबारा वापस यंग एज में आऊँ तो यंग लोगों में ये रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स के फॉर्म में जैसे पीसीओएस और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है उसके फॉर्म में भी मैनिफेस्ट होता है। तो अगर आप ये सारे डिसऑर्डर्स जोड़ेंगे तो तब आपको इस प्रॉब्लम का प्रॉपर स्केल पता लगेगा एंड यू विल रियलाइज दैट हाउ बिग ऑफ एन इशू दिस इज। एंड हमारी मीडिया और हम लोग इसके बारे में इनफ बात नहीं कर रहे हैं। तो मेरी हुँ, कोशिश ये है कि मैं अपने काम के थ्रू इसके बारे में इनफ बात इसको हाईलाइट कर सकूं और लोगों को बता सकूं कि ये डिसऑर्डर, ये एपिडेमिक क्या है, ये क्यों होता है, इसके पीछे हमारा ओरिजिन हिस्ट्री क्यों है, हम इंडियन इसको लेके लिए ज़्यादा सस्पेक्टेबल क्यों है और हम क्या कर सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए और अगर हम अपने आप को इस कंडीशन में पाते हैं तो उसको रिवर्स करने के लिए। हुँ, हुँ। अब इसमें मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली तो कि हमें इसे रिफ्रेश करना चाहिए स्पेक्ट्रम में, जो आपने सही कहा। और उसमें मेटाबॉलिक डिसबैलेंस हम लोग कह सकते हैं, वो साइंटिफिक टर्म है, उसकी लेमन टर्म मुझे कुछ निकालनी पड़ेगी ताकि वो ज़्यादा रिलेटेबल हो। बट कोई भी इंसान अगर
2 खाने के बीच में उसे एनर्जी क्रैशेस होते हैं, उसकी रिकवरी अच्छे से नहीं होती, वो सो नहीं पाता। ऐसे छोटे-मोटे थोड़े लक्षण होते हैं, तो उसे पता होना चाहिए कि उसका इंजन ठीक से नहीं चल रहा। ये मैं लेमैन के लिए कह सकता हूँ। और जब इंजन ठीक से नहीं चल रहा, हम लोग आगे इसे बेहतरीन तरीके से कारण भी उसे समझाएँगे। बट अगर इंजन आपका सही नहीं चल रहा, तो कभी ना कभी उसमें ज़ंग लगेगी या फिर कुछ ना कुछ आपका रिपेयर आने ही वाला है। और जैसे कि उन्होंने कहा कि हार्ट डिसीज़ है, वो इंजन क्रैश है। उसके पहले कई सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि इंजन इज़ रिक्वायरिंग अ सर्विस और रिक्वायरिंग अ व्हाट यू से रीअलाइनमेंट टू द ओरिजिनल लुब्रिकेटेड फॉर्म। तो ये तो पहली बात मैं कह रहा था, और दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि आपने कहा था कि इसे काफ़ी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। मैं मानता हूँ सिंपल है, पर मुश्किल वो आपके ऊपर है कि आपको कितना मुश्किल उसे बनाना है, वो मतलब आसानी से भी हो जाता है। बट यू कांट से इट इज़ कॉम्प्लेक्स, इट इज़ रियली सिंपल। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये अगर मास्टर क्लास को ये देखेंगे तो लास्ट में आपके पास टेक अवेज़ भी होंगे, जिससे इसे आप सिंपल कर देंगे और आसान बनाना आपके हाथ में है। सो एब्सोल्युटली। हैविंग सेड दैट मैं आपको अपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी काफ़ी शानदार तरीके से समझाया, और उसके कई सारे साइंटिफिक पेपर्स भी हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो व्हाट डू यू थिंक कि हमारे इंडियन डिसएडवांटेज क्यों है? व्हाट्स द हिस्ट्री रिलेटेड टू इट? देखिए ऐसा है कि इसका आंसर जो है वो हमारे एवोल्यूशन में रहा है। ये एक्चुअली बाय द वे खाली इंडियंस नहीं, ये साउथ एशियन कम्युनिटी जो है, ये पूरी बेल्ट आपका पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, या पूरा ये जो आप साउथ एशियन बेल्ट देखते हैं, ये एक्चुअली पूरा पूरा दिस ज्योग्राफिकल एरिया इज प्रीडिस्पोज्ड टू हैव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एट अ मच यंगर एज एंड एट अ मच हायर इंटेंसिटी। इसका रीजन हमारे एवोल्यूशन में रहा है। उम, उम, हमें कुछ साल नहीं, एक्चुअली कुछ 100-200 साल पहले जाना पड़ेगा ये समझने के लिए। देखिए हम हम हिंदुस्तान में की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, हमारी हिस्ट्री में एक रफ़ली 190 साल का ऐसा पीरियड आया था, जिसमें हमने बहुत एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ फैमिन्स एक्सपीरियंस करे थे। ये तब आया था जब हमें ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे 190 साल के लिए। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम इंडिया हैज़ फेस्ड 31 फैमिन्स। 31 फैमिन्स इन दिस 190 ईयर्स, जो कि रफ़ली एवरेज करता है हर 6 साल में 1 फैमिन। अ, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हिंदुस्तान में फैमिन 50 साल में एक बार आता था, और बहुत ही लोकलाइज्ड वे में आता था। बट जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, इन्होंने हमारे फूड सिस्टम को बहुत फंडामेंटली चेंज किया। सो दिस वाज़ ऑल पॉलिसी ड्रिवन। ऐसा नहीं कि एकदम से कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई थी, जिसकी वजह से फैमिन बढ़ गए। ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ की वजह से वी वेंट थ्रू दिस फेज़ ऑफ 190 ईयर्स, जहाँ पे हमने बहुत सारे फैमिन फेस करे। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिशर्स ने क्या किया जब वो आए, उन्होंने इंडियन फार्मर्स को फोर्स किया टू प्रोड्यूस मोर कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स होते हैं जैसे कि कॉटन, शुगर, ओपियम, इसमें पैसा ज़्यादा मिलता है। तो उन्होंने इंडियन फार्मर्स को फोर्स किया कि आप अपने स्टेपल्स को कम कम उगाओ, तो आपका व्हीट, राइस, मिलेट्स जो आपके स्टेपल्स थे, उनको कम उगाओ, और उनको फोर्स किया गया कैश क्रॉप्स को उगाने के लिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो क्रॉप्स इंडिया में उगते थे, वो उसको ज़्यादातर एक्सपोर्ट के लिए यूज़ किया करते थे, उसको लोकल कंज़म्पशन के लिए कम रहने देते थे। और तीसरा उन्होंने क्या किया कि उनके आने से पहले जो हमारे राजा-महाराजा हुआ करते थे, उनका एक बहुत सोफिस्टिकेटेड सिस्टम होता था, जिसमें कि वो एक ग्रेन्स का रिज़र्व रखते थे, फैमिन को मैनेज करने के लिए। ब्रिटिशर्स ने इस स्टोरेज सिस्टम को भी बहुत ही सिस्टमैटिकली ब्रेक डाउन किया। ओके, इसकी इन सब कारण की वजह से हमने उन 190 साल में बहुत सारे फैमिन्स फेस करे, रफली 31 फैमिन ड्यूरिंग दिस 190 इयर्स। अब जब इतने सारे फैमिन्स होते हैं और जब इतने लंबे टाइम के लिए होते हैं, तो ह्यूमन बॉडी को उस फैमिन में सर्वाइव करने के लिए अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। वो अडेप्टेशन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो हमारी एपिजेनेटिक चेंजेस चेंजेस हो जाते हैं टू टू सर्वाइव इन दैट एनवायरनमेंट। एंड ये एपिजेनेटिक चेंजेस जो होते हैं, ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ये खाली ऐसा नहीं कि अभी चेंज हुए और 5-10 साल बाद चले जाएँगे। ये आपकी आपकी जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होते रहते हैं। मैंने अपनी किताब में एक बहुत अच्छी स्टडी भी साइट करी है, जो मैं यप, भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बट बेसिकली ड्यूरिंग दैट टाइम जब हम फैमिन्स एक्सपीरियंस कर रहे थे, हमारी बॉडी जो है, इंडियंस की बॉडी, इट इवॉल्व्ड टू बिकम रियली गुड एट स्टोरिंग फैट। बिकॉज़ जब खाना नहीं होगा, आपको ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी तो चाहिए। तो हम जब भी खाना अवेलेबल होता था, हमारी बॉडी ने इवॉल्व किया उस खाने को फैट में कन्वर्ट करके उसको स्टोर करने के लिए, ताकि जब फैमिन आए,
तो वो उस फैट को यूज़ करके ब्रेक डाउन करके सर्वाइव कर सके। सो वी हुँ, इंडियंस वी आर बोर्न आवर बॉडीज़ आर बोर्न फॉर सर्वाइवल। नाउ हो क्या रहा है कि ये अडैप्टेशन जो हुआ, इसके फुटप्रिंट्स आज भी हमारी हमारी आज की जनरेशन में भी बहुत ऑब्वियसली एविडेंट है, एंड इसके पीछे भी स्टडीज़ है जो मैं आपको बता सकता हूँ। बट हो क्या रहा है कि अब आज की डेट में हमने वो एपिजेनेटिक्स तो इनहेरिट कर लिए, लेकिन अब हम फैमिन में तो रह नहीं रहे। अब हम रह रहे हैं अबंडेंस की एज में। आज की डेट में खाना हर समय हमारे पास है। हमें जब भूख लगती है, हम आज की डेट में फ़ोन पे जाते हैं और 10 मिनट में हमारे घर में एनर्जी डेंस फूड आ जाता है। तो हमारे जो जीन्स एपिजेनेटिक्स जो थे, वो बने थे सर्वाइव करने के लिए, स्केर्सिटी के लिए। बट आज की डेट में हम अपने आप को अबंडेंस में पाते हैं। इसकी वजह से हमारे हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के लिए ज़्यादा प्रोन हैं। हमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स क्योंकि हम फैट बहुत ईज़िली अच्छे से स्टोर करते हैं और गलत जगहों पे स्टोर करते हैं, जो कि उस समय हमें सर्वाइवल में हेल्प किया था, वो आज की डेट में हमारे हमारे ही अगेंस्ट हो गया है। राइट। और इसे हम लोग अगर मैं कह सकूँ तो एक कैमल के नज़रिए से भी हम लोग समझ सकते हैं कि कैमल रेगिस्तान में कैसे उसे पानी नहीं मिलता तो उसके पास इवोल्यूशनरी एक एडवांटेज होता है कि वो पूरा पानी एक ही समय में पी सकता है और उसे स्टोर कर सकता है। अब सोचिए वो कैमल को हमें अनलिमिटेड हमने सप्लाई ऑफ वाटर दे दिया विथ 24/7 सर्विसेज। तो आप सोचिए उसकी क्या हालत होती होगी, वैसी हालत हमारी बॉडी की होती होगी। ये मोटा-मोटी मैं आपको एज़ अ एनेक्डोटली समझा रहा हूँ, बट इसके कई सारे अलग-अलग पहलू भी हैं जो इस पर वर्क करते हैं। अब आपने बात की एक स्टडी की, वो स्टडी से ही मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आम तौर पर आप जर्मनी में हो तो वहाँ का इंसान कुछ खाएगा और वो ज़्यादा कैलोरीज़ कंज़्यूम करेगा तो उसका फैट अलग तरीके से वहाँ स्टोर होता है। और वही चीज़ अगर हम लोग इंडियंस खाते हैं, मतलब भले ही आप वहाँ इंडियन व्हाट एनआरआई कह सकते हो, बट फिर भी अब वहाँ का खाना अगर आप खाओगे, ज़्यादा खाओगे तो आप में जो स्टोरेज होगा फैट स्टोरेज और उसके स्टोरेज में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अब इसका साइंटिफिक स्टडी हम लोग बोल ही देते हैं, वाई एंड वाई पैराडॉक्स कहते हैं उससे। याग्निक जो पुणे के एक साइंटिस्ट थे और यूडकिन, ये दोनों के पैराडॉक्स है विच इज़ रियली पॉपुलर इन एंडोक्राइनोलॉजी एंड आल्सो इन मेडिकल वर्ल्ड एंड नाउ इनटू फिटनेस वर्ल्ड। उसमें उन्होंने कहा था कि व्हाई इंडियंस एंड कॉकेशियंस स्टोर फैट डिफरेंटली। तो मैं चाहूंगा क्योंकि आपने इसे शानदार तरीके से समझाया था तो आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन दिस ऑन मोर। हाँ, देखिए इसको कई डिफरेंट स्टडीज़ के थ्रू प्रूव किया गया है, एंड कुछ स्टडीज़ आपने अलग-अलग टर्म्स सुनी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुना होगा थ्रिफ्टी जीनोम टाइप। या अ, आपने सुना होगा एशियन इंडियन पैराडॉक्स, या इंडियन थिन फैट फिनोटाइप। ये अलग-अलग स्टडीज़ अलग-अलग लोगों ने करी। आपने डॉक्टर चित्तरंजन याजरिक का नाम लिया। वो एक पायनियर रह चुके हैं। उन्होंने इंडियन थिन फैट फिनोटाइप का स्टडी को पायनियर किया था। एंड and there are multiple other studies that say essentially the same thing. बॉटम लाइन क्या है कि हम देखिए जब हम फैट स्टोर करते हैं, हमारे फैट स्टोर करने के 2 तरीके होते हैं, जब हम फैट गेन करते हैं। या तो हम हमारी बॉडी में जो फैट सेल्स हैं, हम उन फैट सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे फैट सेल्स जो हैं, वो वो ज़ नंबर्स में बढ़ेंगे बढ़ेंगे। बॉडी में, हाँ, मास में बढ़ेंगे, नंबर में बढ़ेंगे। दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी हेल्दी वे ऑफ स्टोरिंग फैट। एंड ओके। दूसरा तरीका ये उसको इसको बोला जाता है हाइपरप्लेजिया साइंटिफिक हम्म। टर्म में। दूसरा तरीका फैट स्टोर करने का क्या होता है, वो होता है कि हम अपने फैट सेल नंबर ऑफ फैट सेल्स नहीं बढ़ा रहे, हमारे जो फैट सेल्स हैं, हम उसका साइज़ बढ़ा रहे हैं। इसको बोला जाता है हाइपरट्रोफी। दिस इज़ या एक्चुअली अ वेरी अनहेल्दी वे ऑफ स्टोरिंग फैट, और वो अनहेल्दी क्यों है, हम उसके बारे में भी डिटेल में बात कर सकते हैं। बेसिकली आपका फैट सेल जो है वो साइज़ में बड़ा नहीं होना चाहता। तो उसके उसके आगे काफ़ी रिस्क होते हैं, एक सर्टेन लिमिट होती है फैट सेल के बड़े होने की उसका एट अ मैं अगर सर्टेन आपको पॉइंट ऑफ टाइम। साइंटिफिकली इफ यू वांट देन आई कैन जस्ट प्लग इन हियर कि उसमें होता क्या है कि कोई भी फैट सेल में एक ब्लड वेसल होती है। वो जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी ब्लड वेसल का सप्लाई कम होता जाएगा। मतलब इसे आप एक पाइप की तरह देखिए, जितना फैट की साइज बढ़ेगी तो उतनी कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी और वास्कुलर सप्लाई उसे कम होगा। अब बॉडी में अगर कहीं भी पोजीशन में अगर आप बॉडी की कोई भी पार्ट में अगर आप ब्लड सप्लाई कम करोगे तो बॉडी की इम्यून सिस्टम इन्फ्लामेशन ट्रिगर करती है। तो उसमें कई सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स ट्रिगर्स होती है और उसके कारण ही ये पूरा इन्फ्लेमेटरी जो आप समझाएंगे। यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम देयर, ये मैं खाली कैveat डालना चाहता थैंक यू। तो ये 2 तरीके होते हैं फैट फैट के ग्रो करने के आपके बॉडी में। हम ये देयर इज़ अ स्टडी जो मैंने अपनी किताब में, जिसकी अभी आप रेफ़रेंस कर रहे थे, मैंने उसके बारे में अपनी किताब में साइट किया है। उस स्टडी में एक्चुअली क्या किया गया था कि उसमें
कॉकेशियन पॉपुलेशन जो कि यूरोपियन पॉपुलेशन होती है, उनके फैट सेल्स को कंपेयर किया गया था साउथ एशियन इंडियन फैट सेल से। उस स्टडी में उन्होंने बहुत क्लियर फाइंडिंग्स ये आई थी कि जब कॉकेशियन फैट गेन करता है, तो वो अपने नंबर ऑफ फैट सेल्स इंक्रीज करता है। लेकिन हम जब इंडियंस फैट गेन करते हैं, हमारी प्रेफरेंस होती है, बाय डिफॉल्ट हम फैट सेल का साइज जो है वो इंक्रीज करते हैं, व्हिच इज अ वेरी अनहेल्दी वे ऑफ स्टोरिंग फैट, जैसे कि आपने अभी समझाया। और इसके पीछे और मैकेनिज्म्स भी है, जैसे इन्फ्लेमेशन। इवेंचुअली जब वो फैट सेल बड़ा होगा, वो बड़ा नहीं होना चाहता, वो अपने आप को इंसुलिन से रेजिस्टेंट कर लेगा, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, राइट? तो या ताकि वो और बड़ा ना हो पाए। और अगर वो ज्यादा बड़ा होता रहेगा तो इवेंचुअली वो बर्स्ट करेगा, इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में बढ़ेगी। तो दिस इज सो वो नहीं चाहता। दिस इज अ वेरी अनहेल्दी वे ऑफ एक्चुअली गेनिंग फैट। तो हम जो इंडियन पॉपुलेशन है, वी आर प्री डिस्पोज टू गेन फैट through hypertrophy, which means by increasing the size of our fat cell. Whereas European population, because of their genetics and because of their evolution, they are predisposed to, when they gain fat, to increase the number of fat cells basically. So they एक बहुत ही fundamental difference है। अच्छा, खाली एक ये difference नहीं है। जब हम फैट की बात करते हैं, the second most important thing is कि आप ये फैट स्टोर कहाँ कर रहे हो। तो इसमें भी देखा ये गया है कि जो वेस्टर्न पॉपुलेशन होती है, वो टिपिकली जब फैट गेन करती है, वो दे टेंड टू स्टोर फैट सबक्यूटेनियसली। सबक्यूटेनियसली होता है आपकी स्किन के नीचे, व्हिच इज अ वेरी हेल्दी वे अगेन ऑफ गेनिंग फैट, बिकॉज आप उस फैट को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। या अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी हमारे एवोल्यूशन की वजह से हम इंडियंस वी टेंड टू स्टोर फैट मोर विसरली। विसरली या होता है हमारे पेट में, हमारी एब्डोमिनल कैविटी में। या तो हम विसरली फैट स्टोर करते हैं, और उससे भी वर्स होता है एक्टोपिक फैट, जो कि ऑर्गन्स में होता है, जिसको फैटी लिवर भी बोला जाता है अगर वो लिवर पे फैट हो। तो हम इंडियंस जो है, वी टेंड टू स्टोर फैट viscerally, and visceral fat is highly inflammatory. It has a bidirectional relationship with insulin resistance. So that is why uh, इंडियंस के लिए वेट टारगेट जो है वो इज नॉट इनफ। बीएमआई टारगेट इज नॉट इनफ, बिकॉज बीएमआई या और वेट जो है वो आपको सिर्फ ये बताता है कि आपका वेट और हाइट देख के बीएमआई आपको बता देगा कि आपका 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 बॉडी कॉम्पोजिशन क्या है, बट आपको वो ये नहीं बताता कि आपका फैट सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। क्या वो छोटे हैं, क्या वो बड़े हैं, आप फैट स्टोर कहाँ कर रहे हैं वो ये नहीं बताता, और वो आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ क्या है वो ये नहीं बता पाता। तो इसीलिए हम इंडियंस के लिए बीएमआई जो है एक बहुत ही टेरेबल मार्कर है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा। आई डोंट नो इफ यू नो दिस, बट इंडिया में अभी कुछ समय पहले ये भी इंडिया के हमारे डॉक्टर वी मोहन हैं, जो कि मोहन डायबिटीज के हैं। या उन्होंने ये एंडोक्राइन या रिसर्च, वो बहुत इंडिया के नंबर वन डायबिटोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने एक रिसर्च में ये प्रूव किया था कि हम इंडियंस वी टेंड टू गेट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एट अ लोअर बीएमआई। एंड या उनकी इस स्टडी के बाद इंडिया में बीएमआई की गाइडलाइंस हैव बीन रिवाइज्ड एक्चुअली। तो हम्म अगर आप ग्लोबली देखोगे, तो अगर आप 25 से ऊपर के 25 या 25 से ऊपर के बीएमआई पे हो, तो आप ओवरवेट की कैटेगरी में आते हो। अगर आपका बीएमआई 30 या 30 से ऊपर है, तो आप ओबीसी की कैटेगरी में आते हो। ये जो है अब इंडिया के लिए ये गाइडलाइंस रिवाइज कर दी गई हैं। इंडिया में इंडियंस के लिए अगर आपका बीएमआई 23 के आसपास है, तो आप ऑलरेडी ओवरवेट हो, और अगर 27.5 के आसपास है, तो आप ओबीस हो। ओबीसी इंडियंस को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऑलरेडी 23-24 के बीएमआई पे दिखने चालू हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए खाली बीएमआई को देखना या वेट को देखना गलत है। हमें ये मार्कर्स जो हैं, हमारे फैट सेल्स के बारे में नहीं बताते, फैट स्टोर कहाँ पे ये नहीं बताते, और हमारा मेटाबॉलिक स्टेटस क्या है वो नहीं बताते। हम्म, मैं यहाँ आपको कहना चाहूंगा कि हम लोग को बीएमआई को एब्सोल्यूट ही कर देना चाहिए। मैं तो ऐसा समझता हूँ, क्योंकि बीएनआई से ज्यादा 2012 में एक सी थॉमस करके एक लेडी थी, उन्होंने बीआरआई इनिशिएट किया था, विच इज बॉडी राउंडनेस इंडेक्स। मतलब उसमें देयर वाज स्ट्रॉन्ग रिलेशन, जो आपकी बुक में भी आपने बताया कि वेस्ट सरकमफरेंस जो होता है, जो आपका मोटापा होता है, जो आपके नेवल के अंदर जो आप सरकमफरेंस लेते हो, वो डायरेक्ट प्रेडिक्टर करता है आपके विसरल फैट के सर, विच इज द विलन इन अवर स्टोरी एंटायरली। सो मैं तो अपने सारे जो लेक्चर्स होते हैं या फिर अपने पॉडकास्ट में भी कहता हूँ कि बीएमआई इज एब्सोल्यूट, क्योंकि बीएमआई में दूसरा भी क्या है कि आपको कॉम्पोजिशन वो नहीं पता होता है कि आपका मसल ज्यादा है कि फैट ज्यादा है। क्योंकि कोई एग्जैक्टली। एकदम एकदम तगड़ा बंदा होगा, कोई एकदम ही काफी मस्कुलर बंदा होगा, उसका बीएमआई शायद 26 भी हो सकता है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि इज व्हाट यू से इन प्री डायबिटीज और डायबिटीज रेंज और ओबेसिटी रेंज। तो यहाँ बीएमआई को मैं तो खुद ही ये समझता हूँ कि बीएमआई इज ऑब्सोल्यूट। वी नीड टू री अपडेट एंटायर थिंग ऑफ हाउ टू डिफाइन ओबेसिटी एंड ऑल्सो हाउ टू डिफाइन एबनॉर्मल वेट।
आपने जो कहा कि जो 23 है 27 है, मैं कहता हूँ कि उसे भी हमें थोड़ा और करना चाहिए। आई थिंक आप वेस्ट सर्कमफेरेंस के बारे में आप कहना चाहोगे बिकॉज़ यू हैड अ मेट्रिक फॉर दैट कि वो आपका या मतलब अपर लिमिट होना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए बीएमआई से कहीं बेहतर मेट्रिक जो देखने के लिए है वो वेस्ट सर्कमफ्रेंस है। वेस्ट सर्कमफ्रेंस आपको डायरेक्टली बताता है कि आपका एक्चुअली आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ का स्टेटस क्या है। इसका एक बहुत ही वेल डिफाइंड मेजरमेंट सिस्टम है। ये अ, एक्चुअली 2 है, मैं आपको पहले बताता हूँ जो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड ये है कि मेन के अंदर वेस्ट सर्कमफ्रेंस आइडली 90 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए एंड वुमेन में 80 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। बट एक्चुअली मैं हुँ, तो ये बोलूँगा कि आप ये भी मत देखिए, क्योंकि ये आपकी इससे बेहतर मैट्रिक ये है कि आपका जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस है, वो आपकी हाइट से हाफ होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। तो या फॉर एग्जांपल अगर आप मेल या फीमेल जो भी हैं, अगर आपकी हाइट लेट्स से 160 सेंटीमीटर है, तो आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस आइडली 80 सेंटीमीटर या उससे कम होना चाहिए। अगर या उससे ज़्यादा है तो दैट इज़ अ वेरी क्लियर इंडिकेटर कि आपने फैट जो है वो विसरल एरिया में स्टोर कर रखा है। और अगर आपने फैट विसरल एरिया में स्टोर किया हुआ है, तो मोस्ट लाइकली आप देयर इज़ सम फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक डिसफंक्शन, देयर इज़ यू आर ऑलरेडी ऑन अ स्पेक्ट्रम ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, व्हिच मीन्स के डाउन द लाइन आपको ये कार्डियो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का रिस्क फैक्टर जो है वो काफ़ी हाई है। तो एक्चुअली वेस्ट सर्कमफ्रेंस इज़ अ मच बेटर मार्कर देन बीएमआई इन माय ओपिनियन। हुँ, हुँ। राइट, राइट, राइट। अब मैं आपसे इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में समझना चाहूँगा बिकॉज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई लाइक्ड अबाउट योर वर्क इज़ कि आपने काफ़ी आसान भाषा में एक आम आदमी के लिए समझने के लिए आपने काफ़ी अच्छे से समझाया था। सो उसका ओवरव्यू कर सकते हैं विद द एनालॉजी दैट यू यूज्ड इन द बुक? हाँ, ऑफ़ कोर्स, व्हाई नॉट? देखिए इंसुलिन रेज़िस्टेंस के बारे में बात करने से पहले हमें ये बात करना ज़रूरी है कि इंसुलिन क्या है, राइट? क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है कि इंसुलिन जो है वो एक मेडिसिन है जो कि डायबिटिक लोग लेते हैं, व्हिच इज़ ट्रू। लेकिन इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन होता है जो हमारे पैनक्रियाज़ प्रोड्यूस करते हैं। पैनक्रियाज़ एक ऑर्गन है जो हमारे स्टमक में या पीछे टक्ड इन है। एंड ये जो पैनक्रियाज़ है हमारे, ये इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ये हार्मोन क्यों प्रोड्यूस होता है, पहले ये समझते हैं। हमारी बॉडी में एक हमेशा हमारे ब्लड स्ट्रीम में ब्लड ग्लूकोज, जिसको ब्लड शुगर कॉमनली बोला जाता है, वो रन कर रही होती है। ये ब्लड शुगर हमें बहुत चीज़ें प्रोवाइड करती है, बट मेनली एनर्जी और हमारी बॉडी को रन करने के लिए फंक्शन प्रोवाइड करती है। बट इस ब्लड शुगर का एक नैरो रेंज में होना बहुत ज़रूरी है। एक फास्टेड स्टेट में ये टिपिकली 70 टू 100 मिलीग्राम्स की रेंज में होनी चाहिए। आफ्टर ईटिंग ये टिपिकली 70 टू 140 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर की रेंज में होनी चाहिए। नाउ इस नैरो रेंज को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी जो है वो बहुत एफर्ट करती है। एंड अगर हमारा ब्लड शुगर 70 से नीचे जाता है और ज़्यादा देर तक रहता है, तो दैट कुड एक्चुअली बी वेरी डेंजरस फॉर अस। हम हमारे ब्लड हमारे ब्रेन को एनर्जी सप्लाई नहीं मिलेगी। इट कैन यू कैन एक्चुअली गो गेट सीजर्स, यू कैन गो इनटू कोमा। सो लो ब्लड शुगर इज़ आल्सो डेंजरस एंड हाई ब्लड शुगर इज़ आल्सो डेंजरस। हाई ब्लड शुगर जो है वो टॉक्सिक है हमारी बॉडी में। इट एक्चुअली डैमेजेस योर एंडोथेलियल सेल्स। इट हैज़ मल्टीपल मैकेनिज़म्स थ्रू व्हिच हाई ब्लड शुगर इज़ नॉट गुड इन योर ब्लड शुगर इन योर ब्लड स्ट्रीम। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी का पास एक बहुत सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। एंड हाई ब्लड शुगर को नीचे लाने के लिए हमारे पैनक्रियाज में बेटा सेल्स होते हैं। जब जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, वो हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। तो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना स्टार्ट होगा। हमारे जो पैनक्रियास है उसमें बेटा सेल्स डिटेक्ट करते हैं कि हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है। एंड व्हाट दे डू इज टू ब्रिंग दैट ब्लड शुगर डाउन, दे प्रोड्यूस इंसुलिन। सो इंसुलिन का काम क्या रहता है? इंसुलिन का काम ये है कि वो हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर है उसको नीचे लेके आता है। नाउ वो नीचे कैसे लेके आता है, वो भी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म है। हमारी बॉडी में 70 से 80% जो हमारा ब्लड शुगर होता है वो हमारी मसल टिश्यूज यूज करती है। तो हमारा मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपके फैट सेल्स में भी इसकी कंजम्पशन होती है। तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि एक दरवाजा खोलने का काम करता है। मैं उसको अगर सिंपली समझाऊं तो आप ये समझ लीजिए कि वो एक बाउंसर है। अ, वो जो है वो मसल सेल, फैट सेल्स के दरवाजे खोलने का काम करता है। वो जब भी हमारी बॉडी में ब्लड शुगर हाई होगी, तो पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करेंगे, एक तरीके से बाउंसर रिलीज करेंगे। वो बाउंसर हमारी मसल सेल या फैट टिश्यू के पास जाएगा। वो उसको बोलेगा कि हमारे बॉडी के अंदर अभी ग्लूकोज ज्यादा है, मुझे इसको नीचे लेके आना है, आप प्लीज दरवाजा खोलिए,
अपने इस टिश्यू का, और ये जो ब्लड शुगर एक्सेस है इसको आप एब्ज़ॉर्ब कर लीजिए। नाउ ये टिश्यूज़ क्या करते हैं, ये जैसे मसल टिश्यू हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, ये उस ब्लड शुगर को एब्ज़ॉर्ब करके या तो इमीडिएटली एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, अगर आपको एनर्जी की ज़रूरत है, अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, या फिर ये इसको स्टोर कर लेंगे। मसल में ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, फैट सेल में ये एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, राइट? सो ये जो फैसिलिटेशन ऑफ ग्लूकोज है, ये इंसुलिन फैसिलिटेट करता है, ये इंसुलिन का हमारा काम है। तो अब हो क्या रहा है कि हम सो टिपिकली एक हेल्दी सिस्टम ये है कि आपने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट्स खाए, आपकी ब्लड शुगर बढ़ी, इंसुलिन आई, इंसुलिन ने ब्लड शुगर को ठिकाने पे लगाया, उसके बाद इंसुलिन आपकी बॉडी में इंसुलिन के लेवल्स कम हो जाने चाहिए। दिस इज व्हाट नॉर्मली द नॉर्मल फंक्शन इज सपोज्ड टू बी। बट हुँ, अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि आज हम अपने आप को इस लाइफस्टाइल में पाते हैं कि हमारी बॉडी में ये इंसुलिन के लेवल्स नीचे ही नहीं आ पाते, वो ऊपर हुँ, ही स्टक रह जाते हैं। इसको बोला जाता है हाइपर इंसुलिनीमिया। नाउ हुँ, ये जो है ये प्राइमरीली स्टार्टिंग में लाइफस्टाइल ड्रिवन होता है। एक तो हम एक्टिविटी कम कर रहे हैं, दूसरा हम हर समय जो खाना खा रहे हैं, अभी पीछे आईसीएमआर की स्टडी आई थी जिसमें उन्होंने ये पता किया कि इंडियंस की रफली 65 टू 70% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से आती है। मैंने आपको हुँ, बताया कि ब्लड शुगर किससे बढ़ती है, कार्बोहाइड्रेट खाने से। तो अगर आप एग्जांपल लो, हम सुबह उठते हैं, हम ब्रेकफास्ट करते हैं। सुबह जब हम उठते हैं हमारे इंसुलिन लेवल्स लो होते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि हमने रात भर कुछ नहीं खाया होता। हम सुबह उठ के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट में हम मॉडर्न घरों में खाते हैं सीरियल या फिर ग्रेनोला, या अदरवाइज़ हम खा लेंगे इडली, डोसा, पराठा। ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जब हम ये कंज़्यूम करते हैं, तो ये इमीडिएटली हमारी बॉडी में ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होती है, इंसुलिन रिलीज़ होती है। नॉर्मल इंसान के अंदर ब्लड शुगर नीचे लाने में 2 घंटे लग जाते हैं, तो इंसुलिन जो है वो थोड़ी देर तक और ऊपर रहती है, ताकि टू मेक श्योर कि सारा ग्लूकोज़ डिस्पोज़ ऑफ हो जाए। अब होता क्या है कि हम 2-3 घंटे के अंदर हम ऑफ़िस पहुँच जाते हैं, वहाँ जाके हम एक चाय पी लेंगे। चाय में हम चीनी डाल लेते हैं, या अगर चीनी डाल नहीं भी डालें या गुड़ डाल लें, एक ही बात है। उसके साथ में हम रस्क ले लेंगे या बिस्किट ले लेंगे। अगेन हमने सिंपल शुगर जो है अपनी बॉडी में डाल ली। तो अभी वो जो आपकी इंसुलिन थी वो नीचे नहीं आई, क्योंकि वो आपके ब्रेकफ़ास्ट का जो ग्लूकोज़ हाई हुई थी उसी को टेक केयर कर रही है। अब आपने और शुगर डाल ली, तो आपके पैनक्रियाज़ को अब और इंसुलिन प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो आपकी इंसुलिन पहले हाई थी, अब और हाई हो गई। 2 घंटे बाद फिर आपने लंच कर लिया। लंच भी मेजॉरिटी हमारा मोस्टली कार्बोहाइड्रेट रिच होता है। या राजमा चावल हो गए या रोटी भी हो गई, कुछ कार्बोहाइड्रेट हेवी होता है। तो अभी आपकी इंसुलिन सुबह से लेके दोपहर तक नीचे नहीं आई थी, अब आपने और ग्लूकोज़ लोड डाल लिया, तो अब आपकी इंसुलिन को और हाई रहना पड़ेगा। ऐसे ही करते-करते हम शाम तक चले जाते हैं। शाम को यूजुअली अधिकतर लोग कोई स्नैक भी खाते हैं। अब आप स्नैक खा रहे हो तो मेजॉरिटी लोग समोसा खाएँगे, या कुछ अगेन कार्बोहाइड्रेट हेवी स्नैक खाएँगे। तो आपकी इंसुलिन सुबह से लेके शाम तक नीचे नहीं आई थी। अब आपने उसमें एक समोसा डाल लिया, व्हिच इज़ आपकी बॉडी में, व्हिच इज़ अगेन कार्ब ऑन कार्ब। तो आपकी आपकी इंसुलिन स्टिल एलिवेटेड है। अब एंड में दिन खत्म हो रहा है, हम डिनर पे जा रहे हैं, अपने घर में हम डिनर कर रहे हैं। डिनर में अगेन हम हो सकता है कि शायद थोड़ा प्रोटीन खा लेंगे, पनीर से या चिकन से मिल जाएगा, बट रोटी या राइस या ब्रेड जो है वो हमेशा रहती है हमारे स्टैंडर्ड मील्स के अंदर, राइट? तो आपने दोबारा एक काफ़ी हेवी कार्ब लोड डाल दिया अपनी बॉडी में। तो अब आपकी इंसुलिन सुबह से लेके रात तक नीचे नहीं आई थी, अब आपने और ग्लूकोज़ डाल दी, अब वो और हाई जाएगी, राइट? तो अब आप सोने जा रहे हैं विद एलिवेटेड लेवल्स ऑफ इंसुलिन। और अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे रुकते नहीं हैं, हम यही सेम लाइफ़स्टाइल अगले दिन फिर रिपीट करते हैं, सालों साल तक रिपीट करते हैं। तो होता क्या है कि हम अपने आप को क्रॉनिकली हाई इंसुलिन लेवल्स में पाते हैं, व्हिच इज़ कॉल्ड अ स्टेट कॉल्ड हाइपerinsulinemia, एंड हाई इंसुलिन लेवल्स, chronically high insulin levels is the number one cause of insulin resistance. So हुँ, that is what insulin resistance is. Now, हुँ, ये मैंने आपको थोड़ा-सा पहले हिंट दिया था कि जैसे फैट सेल्स हमारे हैं, वो भी उनकी भी एक लिमिट है बड़े होने की, राइट? हमारे फैट सेल्स हालाँकि बहुत ही रिमार्केबल एबिलिटी है, वो अपने साइज़ से 100 गुना बड़ा हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली दे विल बर्स्ट, एंड व्हेन दे बर्स्ट दे विल कॉज़ इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी व्हिच फैट सेल्स डोंट वांट। तो वो अपने आप को प्रिज़र्व करने के लिए क्या करते हैं, वो अपने आप को प्रिज़र्व करने के लिए इंसुलिन के इफ़ेक्ट से अपने आप को रेज़िस्टेंट बना लेते हैं। हुँ, So that is what insulin resistance is. Same हुँ, applies to your muscle tissue. Same applies to your other tissues that absorb glucose. They make themselves resistant to insulin's effect to preserve themselves, and हुँ। that is when the whole body level insulin resistance takes place. आप बाथटब एनालॉजी बताना चाहोगे? बिकॉज़ आई फाउंड दैट रियली पैलेटेबल फॉर अ कॉमन मैन, क्योंकि मैं चाहूँगा कि वो अगर आप समझा दोगे तो लोगों को मतलब वो प्रैक्टिकल जैसा लगेगा कि भाई बाथटब में जैसे ओवरफ्लो होता है, वैसे ही हमारे में ओवरफ्लो होगा अगर इंसुलिन में ज़्यादा होगा तो। यहाँ देखिए, बाथटब का एनालॉजी है वो ये है कि एक आपके पास
आप बाथटब है, आप उसमें नीचे पानी निकालने के लिए उसमें नाली है, आप उसको फॉसेट ओपन कर या सकते हो। हाँ, आप उसको ओपन कर सकते हो, लेकिन अगर आप टैप को ही बंद नहीं करोगे, राइट? तो वो कभी भी वो इट्स अ लीकिंग बकेट, राइट? बट एट द सेम या टाइम उसमें इनफ्लो चल रहा है। तो इसका इसका लॉजिक ये अप्लाई होता है कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करोगे, अगर आप अपने खाने पीने को चेंज नहीं करोगे, आप अगर वही कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स डे इन डे आउट खाते रहोगे, तो आपकी बॉडी में आपका ग्लूकोज लेवल हाई रहेगा, जिसको टेक केयर करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, वो बहुत डेंजरस रहता है। तो हाई हाई ब्लड शुगर इज टॉक्सिक फॉर यू। सो द पैनक्रियास विल कीप प्रोड्यूसिंग more and more insulin, because अभी क्या हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके सेल लेवल तक इट हैज टेकन प्लेस, राइट? नाउ बट हाई हाई ब्लड शुगर इज टॉक्सिक। तो इसका हमारी बॉडी में ही एक कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म है। वो कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म जो है वो सालों तक चलता है। वो क्या चलता है कि हमारे पैनक्रियास अब और इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। पहले वो, अगर आप ये समझो, वो 1 यूनिट इंसुलिन का प्रोड्यूस करते थे टू टेक केयर ऑफ द ब्रेकफास्ट दैट यू आर ईटिंग। अब वो 1 यूनिट से काम नहीं चल रहा है, क्योंकि आपके सेल्स जो है वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं। वो आपका फैट सेल कंज्यूम ही नहीं कर रहा एक्सेस ग्लूकोज को, आपके मसल टिश्यू भी कंज्यूम नहीं कर रहा। तो आपका पैनक्रिया क्या करता है, वो कह रहा है यार इससे तो काम चल नहीं रहा, चलो मैं और इंसुलिन प्रोड्यूस करता हूँ, मैं और बाउंसर्स को भेजता हूँ, शायद ज्यादा बाउंसर भेजूंगा तो दरवाजा इजीली खुल जाएगा। एंड एक्चुअली वो दरवाजा खुल भी जाता है। तो दिस इज अ कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म दैट इज बिल्ट इनटू आवर बॉडी, विच टू टू ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस। एंड हम्म ये प्रोसेस जो है, ये 5 साल 10 साल, हर किसी की टाइमलाइन अलग हो सकती है, बट ये रफली 10 साल तक ये कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म काम करता है। तो ड्यूरिंग दिस 10 years आपका ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो लो रहेंगे, वो नॉर्मल रहेंगे, आपका फास्टिंग ग्लूकोज लेवल ठीक आएगा, आपका HbA1c ठीक आएगा, लेकिन आपके इंसुलिन लेवल्स जो है वो एलिवेटेड है, वो एग्जैक्टली क्रॉनिकली एलिवेटेड है, राइट? तो हो क्या रहा है कि वो 10 साल तक तो आपके आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इज टेकिंग केयर ऑफ दिस डिसऑर्डर, बट इवेंचुअली आपके पैनक्रियाज में जो बेटा सेल्स हैं, दे विल गिव अप, and that typically starts to show up roughly around, and the exact timeline could vary from person to person, but usually around 10 year के बाद आपका बेटा सेल डिस्फंक्शन आना स्टार्ट होगा। नाउ जब बेटा हम्म सेल में डिस्फंक्शन होगा, तो आपकी इंसुलिन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी पे इम्पैक्ट आएगा। अब क्या होगा कि अब जाके जो इंसुलिन जो है वो इट इज नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ दैट, of the glucose that is there in your body, and that is when your glucose levels will start to rise. ओके। राइट नाउ 10 साल के बाद जाके आप अपने एनुअल चेकअप पे जाओगे, वहां पे आपको आपका ब्लड शुगर लेवल जब फास्टिंग चेक होगा, तो उस वो आएगा रफली 100 मिलीग्राम से थोड़ा सा ऊपर आएगा। एंड आपका डॉक्टर आपको बोलेगा कि आप प्री डायबिटिक हो गए। एक्चुअली आप प्री डायबिटिक नहीं हो गए, आप पिछले 10 साल से अनडायग्नोस्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस पे थे, राइट? एग्जैक्टली तो दैट इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम। एंड होता क्या है कि उस समय भी हमें अधिकतर लोग, डॉक्टर्स ये एडवाइस करते हैं कि यार थोड़ा कम खा लो और वॉक कर लो या एक्सरसाइज कर लो। एग्जैक्टली बट होता क्या है कि ये जो है, ये रूट कॉज को एड्रेस नहीं कर रही। कैलोरीज कम करना इज नॉट द सॉल्यूशन। आपको अगर इस डिसऑर्डर को कंट्रोल में लाना है, तो यू नीड कटिंग कैलोरीज विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। In fact, cutting calories will be counterproductive, because when it is you versus hunger, hunger will always win. तो वो थोड़े टाइम के लिए तो आप कर लोगे, लेकिन इवेंचुअली हंगर विल विन ओवर यू, एंड यू आई विल थिंक ये गो बैक मुझे टू योर लगता है नॉर्मल। कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि आप एग्जैक्टली। फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन आप ला लोगे, कैलोरी इन कैलोरी आउट से आपका फैट लॉस हो जाएगा, पर फिर ना कभी वो कहते हैं ना कि स्प्रिंग आपने दबाई है वो छूटेगी तो मतलब एकदम रिबाउंड आएगा। तो एक्चुअली मुझे लगता है वेट कम हो हाँ सकता है, लेकिन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मेटाबॉलिक, अगर आपको डिसऑर्डर को सॉल्व करना है, तो आपको रूट कॉज को एड्रेस करना पड़ेगा। रूट कॉज क्या है? हम्म इंसुलिन इज क्रॉनिकली हाई। इंसुलिन को नीचे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू कट द राइट कैलोरीज, यू हैव टू कट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम योर डाइट। एंड या ये राइट न्यूआंस्ड एडवाइस जो है, ये ज्यादातर लोगों को नहीं दी जाती। लोगों को जनरल एग्जैक्टली एडवाइस दी जाती है कि कम खाओ और मूव ज्यादा करो। अब ये इस वजह से ये एडवाइस 99% केसेस में फेल होती है। अब होता क्या है कि ये डिजीज जो अंडरलाइनिंग है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस थी, दैट इज नॉट गेटिंग एड्रेस्ड। तो वो तो प्रोग्रेस हो ही रहा है, और 4-5 साल निकल जाएंगे, उसके बाद आप अपना एनुअल चेकअप के लिए जाएंगे। उस समय आपका ब्लड शुगर जो है वो 135 मिलीग्राम से ऊपर आएगा, और उस समय आपको मेडिकल सिस्टम एक डायबिटिक का लेबल लगा देगा। मैं तो यहाँ आपको आप एक एक कैवियट में बहुत ही इंपॉर्टेंट डालना चाहता हूँ। जब भी आप वेट लॉस करते हो उसकी अंडरलाइन मैकेनिज्म कैलोरी रिस्ट्रिक्शन ही होती है, पर जो आप कह रहे हो वो भी सही है, वी नीड टू टेक ऑफ द क्वालिटी ऑल्सो। मतलब आप पोटैटो खा के भी आप अगर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करोगे तो
वो फैट लॉस तो होगा ही होगा, पर उसके साथ-साथ आपका मसल लॉस भी होगा क्योंकि आपने प्रोटीन का ध्यान नहीं दिया। तो मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करते हो, देन यू शुड मेक श्योर, हम लोग आगे पूरे कंपोनेंट्स की भी बात करेंगे हाउ टू सॉल्व दैट। पर इसमें अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को, आप रूट कॉज़ को अगर ट्रीट करना चाहते हो, यू हैव टू लुक एट द एंटायर होलिस्टिक पिक्चर। क्योंकि होता क्या है कि मैंने भी कई सारे अपने फैमिलीज़ में भी देखे और पेशेंट्स में भी देखे हैं कि किसी को वेट लॉस करना है तो वो 3 के बदले 2 रोटी कर देगा। खाने में वो कम कर देगा, वो कार्ब्स का रिस्ट्रिक्शन करेगा, पर वो कितने दिन तक? 6 महीने, 7 महीने, उसका एक एंड पॉइंट हो जाएगा, वापस वो 2 रोटी में चला जाएगा। सो होता क्या है, वो पूरे जो उसने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की, तो उसमें मसल लॉस भी हुआ, फैट लॉस भी हुआ, पर रीगेन हुआ, उसमें फैट गेन हुआ, मसल वापस रीगेन नहीं हुआ। तो उसके कारण वो विशियस साइकिल, उसे लगता है कि वो ऊपर गया है, वो ऊपर जाके 2 कदम नीचे आया है, वो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ। और इसी से मैं आपको वापस पूछना चाहूँगा, आपने जो फास्टिंग इंसुलिन का लेवल्स का, वो भी मुझे लगता है दैट वुड बी अ गुड स्क्रीनिंग क्राइटेरिया। उसके अगर हम लोग हो में आयर और वो सारा कर सकते हैं, बट जैसे कि मैं अपने लेक्चर्स में कहता हूँ कि जो भी आप पे इंसुलिन लेवल्स होने चाहिए, वो आपके एक हाथ में आने चाहिए। लेस देन 5 शुड बी योर गोल, दैट्स योर गोल। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपकी रिसर्च क्या कहती है वो मुझे बताना है इसके बारे में। देखिए पहली बात तो ब्लड टेस्ट जो है दे आर वेरी हेल्पफुल इन फिगरिंग आउट इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। बट एक्चुअली आपको ब्लड टेस्ट तक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। देयर आर ओके, क्लिनिकल मार्कर्स जिनको आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है। एंड ये इतना सिंपल है, फ्री है, कोई भी देख के बता सकता है। एंड पहले पहले एक्चुअली मैं इनसे स्टार्ट करना चाहूँगा और उसके बाद हम ब्लड मार्कर्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। या अ, देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है इसको पहचानने का इतना सिंपल तरीका है कि आप किसी को देख के ये बता पाएंगे कि उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है। ओके, फर्स्ट सिम्पटम ऑफ और साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस इज के इंसुलिन जो है वो एक एनाबॉलिक हार्मोन होता है, वो ग्रोथ प्रमोट करता है। ओके, एंड वन ऑफ द वेज जब आपकी बॉडी में इंसुलिन हाई होती है, व्हिच मींस दैट यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंट, तो वो आपकी आपकी स्किन की एक्सेसिव ग्रोथ भी प्रमोट करता है। एंड आपको दिखेगा कि जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, दे विल एक्चुअली हैव स्किन टैग्स करके टैग्स आपके आपने यूजुअली वो एकैंथ्रोसिस लोगों के नाइग्रास कहते हैं, साइंटिफिक टर्म हाँ, उसकी तो एकैंथ्रो दैट इज़ डार्कनेस ऑफ द स्किन, राइट? या स्किन टैग्स ये दोनों ही सिम्पटम है। पहले हम स्किन टैग की बात करते हैं, आपको बेसिकली नेक के आस-पास या जहाँ पे भी स्किन रब होती है, ग्रोइन, आर्मपिट, वहाँ पे आपको दिखेंगे छोटे-छोटे स्किन टैग्स होंगे। दैट इज़ वन साइन एंड द सेकंड साइन इज़ जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, जिसको डार्कनिंग ऑफ स्किन बोलते हैं, जहाँ पे आपका स्किन जो है वो थोड़ा-सा डार्किश कलर का वेल्वेटी पैची सा हो जाता है। ये भी अधिकतर नेक, आर्मपिट या ग्रोइन के आस-पास ही देखा जाता है। नाउ दिस इज़ एक्चुअली एन एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ योर growth excessive growth in your skin, which is caused by high insulin. So this is a very clearest indication of इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये इतना सिंपल है कि आप मतलब देख के पहचान सकते हो कि आपको स्किन टैग्स है नहीं है या आपकी स्किन डार्कनिंग है, पैचेस है नहीं है। तो दिस इज अ वेरी इजी वे ऑफ आइडेंटिफाइंग फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। इसके अलावा हमने पहले बात करी थी वेस्ट सर्कमफ्रेंस की। वेस्ट सर्कमफ्रेंस का बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप रहता है इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ, बिकॉज अगर आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस बड़ा है, दैट मीन्स कि आपने फैट जो है वो आपने सबक्यूटेनियसली स्टोर नहीं किया, आपने विसरल एरिया में स्टोर कर रखा है या आपके ऑर्गन्स में एक्टोपिकली स्टोर कर रखा है। अगर आपको फैटी लिवर है, व्हिच इज़ एक्टोपिक फैट, ऑर्गन के ऊपर, या अगर आपने एब्डोमिनल कैविटी में है, दैट फैट इज़ वेरी इन्फ्लेमेटरी फैट। इसका बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप रहता है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता भी है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कॉज़ भी करता है। तो दिस इज़ अ वेरी क्लियर साइन। तो हमने इसके नंबर्स में दोबारा नहीं बोलूँगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अगर आपका वेस्ट सर्कम्फ्रेंस शुड बी हाफ ऑफ योर हाइट। या दैट्स द सिंपल मेजर। तीसरा बहुत ही सिंपल क्लिनिकल मार्कर है ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/85 से ऊपर है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस के यू कुड बी इंसुलिन रेजिस्टेंस। इनफैक्ट हाइपरटेंशन के 50% केसेस जो होते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस से ड्राइव होते हैं। उसके पीछे रीजन ये होता है कि जब हमारी बॉडी में इंसुलिन हाई होता है तो हमारी बॉडी में दैट प्रमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्ट्रोन। एल्डोस्ट्रोन जो होता है वो हमारे लिवर में सॉल्ट रिटेन करता है। सॉल्ट रिटेन होगा तो वाटर रिटेंशन होगा, वाटर रिटेंशन होगा तो वाटर फ्लो बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। सो दैट्स अ वेरी राइट, इजी वे टू आल्सो आइडेंटिफाई कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है नहीं, हाई ब्लड प्रेशर। एंड देन मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था दैट रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स इन मेन लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड वुमेन लाइक पीसीओएस, दिस इज वेरी इजी वे टू आइडेंटिफाई। 70% पीसीओएस के केसेस जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस से ड्राइव की वजह से होते हैं। और
अभी हाल ही में एक स्टडी आई थी इस साल, उस स्टडी का फाइंडिंग्स ये थी कि उस स्टडी की हेडलाइन ये थी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन is the first symptom of insulin resistance. So, ओके। erectile dysfunction in PCOS hai, so that is also a very telling sign that you have insulin resistance. So, before we even get to blood test, these clinical markers are a very simple way of identifying whether someone has insulin resistance or not. Now, हुँ, let's say that you identify with any one of these, or let's say even if you don't identify, if you want to be proactive about your health, you should get some blood tests done. And blood test में the most effective one is getting your fasting insulin checked. यप। Fasting insulin is a direct marker of what are the insulin levels in your body. It's a वन ऑफ द very अर्लीएस्ट साइन है, ब्लड टेस्ट में अगर exactly. आपको एक में ही मिल जाएगा तो आपको सेकंड आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए ही जाना पड़ेगा, वैसा है। एग्जैक्टली तो फास्टिंग इंसुलिन इज अ ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट। जैसे कि आप बोल रहे थे कि फास्टिंग इंसुलिन 5 से नीचे होना चाहिए, दैट इज फॉर द ऑप्टिमल रेंज। आप अगर यूजुअली टेस्ट कराएंगे किसी भी लैब में तो वो आपको नॉर्मल रेंज 25 तक बताएंगे, 25 कह देते हैं। विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। एंड अगर आपका यप, इंसुलिन फास्टिंग इंसुलिन 25 पे है तो आपको डीप इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो या आइडियली यू वांट योर इंसुलिन लेवल्स, फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स टू बी बिलो 5। हुँ, 5 टू 7 जो है वो ओके माना जाता है। 7 टू 10 जो है वो अर्ली रेजिस्टेंस है, 10 एंड अबव इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो फास्टिंग इंसुलिन ओके, इज अ वेरी गुड वे। द सेकंड ब्लड मार्कर दैट इज आल्सो वेरी हेल्पफुल एंड गुड थिंग इज कि ये कॉमनली हर एनुअल चेकअप्स में होता है, जो कि आपकी लिपिड प्रोफाइल होती है। लेकिन हम यप, अपने लिपिड प्रोफाइल में वी आर ऑब्सेस्ड विद टोटल कोलेस्ट्रॉल नंबर एंड एलडीएल या नंबर, बट एक्चुअली व्हाट यू शुड बी लुकिंग एट इज योर ट्रिग्लिसराइड्स एंड एचडीएल रेशो। तो आपके लिपिड या प्रोफाइल में ट्रिग्लिसराइड्स दिखाए जाएंगे और एचडीएल दिखाया जाएगा। अगर आप उस नंबर ट्रिग्लिसराइड्स के नंबर को और एचडीएल नंबर को डिवाइड कर देंगे तो वो आपकी रेशो आ जाएगी। आइडियली यू वांट दिस रेशो फॉर ऑप्टिमल मेटाबॉलिक हेल्थ टू बी बिलो 1। तो हुँ, below 1 is optimal, 1 to 1.5 is good, 1.5 to 2 is early resistance, above 2 is insulin resistance. And हुँ, this is a very telling sign of insulin resistance. So and then you can get a little bit more advanced blood tests like HOMA IR. HOMA होम IR आयर, यप, बहुत ही अच्छा मार्कर है because it takes into account your fasting insulin and fasting glucose. So यप, that is also a very good test to be done. I think ये हुँ। largely अगर आप ये clinical markers और ये blood test को अगर आप combine करेंगे, you can very easily घर बैठे you can identify whether you have insulin resistance or not. मैं इसे इसलिए कवर करना चाहता था क्योंकि कई लोगों को लगता है कि मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक मुझे डायबिटीज़ नहीं हुआ। तो ये जो हमने डिस्कस किया वो ज़रूरी इसलिए था क्योंकि लोगों को घर बैठे भी पता चलना चाहिए कि वेयर दे स्टैंड, बिकॉज़ तभी वो इंटरवेंशन लेंगे। अगर अवेयरनेस ही नहीं होगी तो एग्जीक्यूशन नहीं होगा। अब इसी से मैं नेक्स्ट पिलर पे आपसे बात करना चाहूँगा, वो है द डाइट, व्हिच इज़ जो वन ऑफ द की पिलर्स जो कहते हैं ना, सबसे बड़ा एलिफेंट इन द रूम हम लोग कह सकते हैं। तो इंडियन डाइट के बारे में आपका क्या ख्याल है? व्हाट्स रॉन्ग विथ इट? व्हाट्स द प्रोपोर्शंस एंड व्हाट शुड बी द आइडियल? Yeah. देखिए इंडियन डाइट हमारी बहुत अच्छी डाइट है, बट आई थिंक जो हम अभी खा रहे हैं, आई एम नॉट श्योर इफ हम शुरुआत से वैसी ही डाइट खाते आ रहे हैं। अभी आज की डेट में हमारी इंडियन डाइट जो है, एक तो अनफॉर्चुनेटली प्रोसेस्ड फूड से भरी हुई है। हम जैसे-जैसे कोई भी देश प्रॉस्पेरिटी करता है, पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की प्रेवलेंस डाइट में बढ़ती जाती है, व्हिच इज़ आल्सो हैपेंड इन इंडिया। एंड आज की डेट पे हम कम्फर्ट एंड चीप कैलोरीज़ की तरफ ड्रॉ करते हैं। तो एक तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की काफ़ी बढ़ चुका है। दूसरा इश्यू ये है कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये तो एक्चुअली अब ऑब्जेक्टिवली बोला जा सकता है, क्योंकि आईसीएमआर ने स्टडी 2-3 महीने पहले ही रिलीज़ करी थी। उसमें उन्होंने इट वाज़ अ वेरी लार्ज स्टडी एंड दे लुक्ड एट द ईटिंग पैटर्न्स ऑफ इंडियंस अक्रॉस द कंट्री, नॉट जस्ट इन वन पर्टिकुलर रीजन। एंड वो उसका सम टोटल ये आया था कि रफली एक इंडियन की प्लेट में 60 टू 65 टू 70% कैलोरीज़ जो है वो कार्बोहाइड्रेट से आती हैं। एंड एंड जो रिमेनिंग है वो फैट्स एंड प्रोटीन से आता है। तो एक तो हम पहली बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि हम वी आर ओवर इंडेक्सिंग ऑन कार्बोहाइड्रेट्स एंड वी आर हुँ, अंडर अंडर इंडेक्सिंग ऑन फैट्स एंड प्रोटीन। नाउ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप न्यूट्रिशनल साइंस में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स देखेंगे, देयर आर ओनली दीज 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स आर द ओनली फूड ग्रुप जिसको नॉन एसेंशियल बोला जाता है। एंड
फैट्स एंड प्रोटीन आर द 2 फूड ग्रुप्स जिनको एसेंशियल बोला जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि प्रोटीन में देयर आर अमीनो एसिड्स, 9 अमीनो एसिड्स जो कि आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती। यू हैव टू सप्लीमेंट इट विद द फूड, सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एसेंशियल। लाइकवाइज़ फैट्स के अंदर देयर आर सर्टेन फैट्स, ओमेगा 3, ओमेगा 6 जो आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती। यू हैव टू गेट इट फ्रॉम फूड। एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो नॉन एसेंशियल बोले जाते हैं। अब आप सोचिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कार्बोहाइड्रेट्स मत खाइए, बट मैं एक लॉजिकली अगर मैं इस चीज़ को इवैल्यूएट करूँ तो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि न्यूट्रिशनल साइंस के हिसाब से नॉन एसेंशियल है। हम अपनी प्लेट उसी से उसको उससे भर रहे हैं, और बाकी बाकी जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उसको हमने रिमेनिंग 30% में डिवाइड कर रखा है। तो हुँ, दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ ईटिंग। एंड आई थिंक वी एंड nutrition is one of the most important levels when it comes to your metabolic health. Of course, there are other things that influence. Of course, activity will influence, and your stress level, sleep, and there are multiple other things that will influence. But nutrition has a direct impact on your metabolic health, simply because frequency is too high, right? आप एक एवरेज इंसान रफली दिन में 3 से 6 बार ही खाता है। तो द फ्रीक्वेंसी इज सो हाई एंड इट हैज सच अ डायरेक्ट इम्पैक्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि देयर इज ओनली वन फूड ग्रुप जो कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज रेज करता है, और वो है कार्बोहाइड्रेट्स। एंड हम उसी को 70% पेट उसी से भर भर रहे हैं। तो इट इज नो वंडर कि वी आर बिकमिंग अ डायबिटिक नेशन। सो आई थिंक हुँ, आई थिंक हमारी इंडियन इंडियन खाना बहुत अच्छा है, लेकिन आई थिंक हमने प्रोपोर्शंस को विद टाइम चेंज कर दिया है। एंड आई थिंक दैट नीड्स टू बी रेक्टिफाइड। वी नीड टू मैंने अपनी किताब में इसके ऊपर पूरा प्रोटोकॉल दिया है। एंड मेरा बहुत सिंपल रूल है। मेरा मेरा न्यूट्रिशन को लेके एक्चुअली 3 रूल्स हैं। पहला रूल ये है दैट यू हैव टू कंट्रोल योर कार्बोहाइड्रेट्स। तो अपने कार्बोहाइड्रेट्स को जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको एलिमिनेट कर दीजिए, बट उसको कम कर दीजिए। एंड डिपेंड करता है, अगर आपको बहुत सीवियर मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है तो मे बी एलिमिनेशन माइट हेल्प यू। एक्चुअली देयर आर स्टडीज, प्लेंटी ऑफ हुँ, स्टडीज दैट हैव शोन दैट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, कीटो डाइट, और कार्निवोर डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं होता, एक्चुअली वो थेरेप्यूटिकली यूज करी जाती है टू ट्रीट मेनी डिजीजेस, मेटाबॉलिक डिजीजेस एक्चुअली। तो अगर आपको मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है तो मे बी यू शुड कंसिडर दैट, बट जनरली लोगों के लिए एलिमिनेशन करने की जरूरत नहीं है, बट कंट्रोल करने की जरूरत है। आपकी प्लेट 70% उससे मत भरो, आप अपनी प्लेट उससे 30% भर लो। यू नो व्हाट आई मीन? एंड बाकी जो है वो आपकी आपकी प्लेट में जो है प्रोटीन एंड प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। एंड सेकेंडली, हम लोग फैट्स से डरे हुए हैं। हम पिछले 40-50 साल से एक फैट फोबिया में रह रहे हैं, जो कि बाय द वे अब ये स्टार्ट यूएस में हुआ था, और यूएस ने ही अब फुल सर्कल आ गया है। लेटेस्ट यूएस या गाइडलाइन चेंज हो गई है। बिग फैट लाई था वो इट स्टार्टेड इन एग्जैक्टली। 1980s इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके बाद ही पूरा मतलब 2-3 दशक पूरा चला और उसके बाद शुगर का आया व्हिच इज़ राइटफुली सो। पर मुझे लगता है उसकी भी थोड़ी अब वो सीमाएँ पार हो रही हैं कि शुगर को हाँ, भी वो बिल्कुल। लोगों ने पॉइज़न वो बना दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड आई थिंक तो इसलिए आई थिंक हम लोग फैट्स से डरे हुए हैं। हमें फैट से डरना नहीं है। सो माय थर्ड रूल इज़ डोंट फियर फैट्स। मतलब गुड फैट्स को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करो। दैट इज़ एक्चुअली वेरी इंपोर्टेंट इन फॉर गुड न्यूट्रिशन। तो हुँ, हुँ। सो दैट इज़ माय व्यू ऑन न्यूट्रिशन, दैट फर्स्ट कंट्रोल कार्ब्स, सेकंड प्रायोरिटाइज़ प्रोटीन इन योर मील्स, एंड डोंट फियर गुड फैट्स। हुँ, हुँ। मैं आपसे पर्सनल स्टोरी थोड़ी जानना चाहूँगा कि आप दिल्ली से हो और अभी आप बर्लिन में हो। सो यू आर ईटिंग इंडियन और यू हैव व्हाट यू से अडैप्टेड योरसेल्फ टू द यूरोपियन फूड और द जर्मन क्यूज़ीन और समथिंग लाइक दैट? वो पहले तो जानना चाहूँगा क्योंकि उससे मुझे डिफरेंस भी जानना है। देखिए, मुझे खाना बहुत पसंद है, मैं सब कुछ खाता हूँ। हम इंडियन खाना भी खाते हैं, हम यहाँ का भी खाते हैं, इंटरनेशनल भी ओके, खाते हैं। सो मेरी डाइट में आई ईट एवरीथिंग। ऐसा नहीं कि मैं बाहर आके मैंने इंडियन खाना खाना छोड़ दिया है, अभी भी इंडियन खाना खाते हैं। बट मैं आपको अपनी डाइट के बारे में ये बताना चाहूँगा कि पिछले 2 साल से आई हैव बीन परपेचुअली ऑन अ लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। तो ओके, मैं एक्चुअली मैंने कार्ब्स को एलिमिनेट नहीं किया अपनी लाइफ में, लेकिन मैंने उसको कंट्रोल ज़रूर किया है, जो कि मेरा नंबर 1 रूल है न्यूट्रिशन को लेके। अच्छा, मैंने इसको कंट्रोल क्या किया कैसे किया है कि मैं काउंटिंग नहीं करता हूँ। सो मेरे से ना कैलोरी काउंटिंग होती है, ना मेरे से कार्ब काउंटिंग होती है। सेम। फॉर मी दैट्स वेरी अनसस्टेनेबल वे। मैंने कंट्रोल करने का क्या तरीका बनाया, मैंने अब रफली इसको मेरे को फॉलो करते हुए 2 साल हो चुके हैं, एंड आई रियली लाइक इट। इट्स डज़न्ट इवन फील लाइक कि मैं कुछ कर रहा हूँ, दिस इज़ माय लाइफ़स्टाइल। तो मैंने या तरीका क्या निकाला कि मैं कार्बोहाइड्रेट्स, मैं दिन में 3 मील खाता हूँ। उन 3 मील्स में से सिर्फ़ 1 मील में मैं कार्बोहाइड्रेट खाता हूँ। तो मेरी बाकी ओके, की जो 2 मील्स होती हैं, उसमें 0 कार्ब्स होते हैं। तो ओके। इससे क्या होता है कि मेरे कार्ब्स जो है वो कंट्रोल में रहते हैं। सो आई माय पर्सनल डाइट इज़ दैट इट्स अ लो कार्ब डाइट, वेदर आई एम ईटिंग इंडियन फूड, वेदर आई एम ईटिंग वेस्टर्न फूड, इट डज़न्ट मैटर। बट मैं कार्बोहाइड्रेट सिर्फ़ एक ही मील में खाता हूँ।
मैं ये आपसे पूछ इसलिए रहा था कि कई बार कहते हैं ना कि एनवायरनमेंट चेंज होता है तो डिसीजंस भी आसानी से चेंज होते हैं। यू कांट सॉल्व द सेम प्रॉब्लम इन द एनवायरनमेंट दैट क्रिएटेड इट, वो कहते हैं तो। देखिए, वो तो बिल्कुल ठीक आप है। ये वो बिल्कुल ठीक बात आपने बोली। एक्चुअली मैं उसको फ़ील भी करता हूँ, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसलिए मेरी फैमिली अभी भी दिल्ली में है। तो जब मैं दिल्ली जाता हूँ, तो हमारे इंडिया में ना एक ही घर का खाना का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर मैं है, वहीं राइट? पे आ रहा था। तो अब जब आप इंडिया के बाहर चले जाते हो तो एटलीस्ट एक वो स्टिग्मा नहीं रहता है, एक वो घर के खाने की फाउंडेशन नहीं रहती है। सो वो एक डेफ़िनेटली एक फ़र्क है। जैसे मैं दिल्ली जाता हूँ तो वहाँ पे अब ख़ै हालाँकि मेरे घर में भी अब बिकॉज़ ऑफ माय ऑब्सेशन थिंग्स हैव चेंज्ड, मैं वही बट कह बट लार्जली स्टिल अगर आप देखो तो वो ब्रेकफ़ास्ट इज़ अ वेरी कार्ब हेवी ब्रेकफ़ास्ट। लंच में रोटियाँ-चावल, डिनर में रोटियाँ-चावल, एंड वो एक घर का खाना, माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना, वो एक इमोशनल कोशेंट बहुत ज़्यादा हाई रहता है हमारे इंडियन फूड में, तो वहाँ थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। एंड मुझे वहाँ पे मेरे पेरेंट्स को या मेरी फैमिली को ये समझाना मुश्किल होता है कि मैं इस मील में रोटी क्यों नहीं खा रहा या राइस क्यों नहीं खा रहा। बट आई थिंक इट इज़ व्हाट इट इज़ यार। अल्टीमेटली आपकी हेल्थ जो है दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन माय ओपिनियन। हुँ, सो यू शुड हुँ। बी ट्रू टू योर हेल्थ एंड नॉट टू when it comes to food, you should not think about it emotionally. You should not think हुँ, about culturally. You should think about what's good for your health, and that is what you should follow. So क्योंकि regardless कि मैं इंडिया में हूँ या यहाँ पे हूँ, मैंने I follow the same. एक्चुअली आप जो कह रहे थे एग्ज़ैक्टली वही आपसे मैं कहना चाहता था कि 2 ही तरीके हैं अगर आपको सस्टेनेबली हेल्दी डाइट खाना है तो। एक तो आप पूरा एनवायरनमेंट चेंज कर दो, पूरा आप यू यू अपरूट योरसेल्फ एंड यू गेट इंटू अ मोर कॉम्प्लायंट और एनवायरनमेंट व्हिच यू हैव डन इन जर्मनी। और एल्स जो आपके आजू-बाजू है, जो आपका कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट है, उसी को पूरा ट्रांसफ़ॉर्म कर दो। जो मैंने किया है कि मतलब मेरे सारे जो घर वाले हैं, वो एक ही खाना खाते हैं, मेरा कुछ स्पेशली अलग खाना बनता नहीं है। चूँकि हमारी डॉक्टर फैमिली है सो दे आल्सो ग्रास्प द कॉन्टेक्स्ट एंड द कंटेंट वेरी नाइसली। तो उससे होता क्या है कि हमारा एक अपना घर एक बाहर दुनिया से अलग दुनिया जैसा है कि मतलब वी हैव द कंट्रोलेबल्स ऑफ व्हाट गोज़ इनसाइड द बॉडी, व्हाट गोज़ इनसाइड द किचन, व्हाट द कुक कुक्स, क्योंकि वो अगर कॉम्प्लायंट होगा तभी आप वो कहते हो ना कि बाकी सारे रूल्स और रेगुलेशंस आप सस्टेनेबली उसे फॉलो कर पाओगे। और इसी से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लेट्स से दैट आपका मैंने 2 वीडियो जो मुझे काफ़ी शानदार लगे, जो आपकी स्वीट रिएक्शंस आपकी यूट्यूब चैनल है, वो आपने रोटी और राइस के बारे में आपने कहा था, डिफरेंशियल कहा था। मैं उसी को कवर इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि वी हैव कार्ब हेवी थाली और कार्ब हेवी क्यूजिन, और इसमें 2 चीज़ तो कॉमन होती ही होती है, चाहे आप दिल्ली हो, चाहे आप बैंगलोर हो, चाहे आप वेस्ट बंगाल हो या चाहे आप गुजरात में हो। सभी जगह या तो इट वुड बी राइस बेस्ड मील या फिर इट वुड बी रोटी या फिर व्हीट बेस्ड मील। तो इसके बारे में आप मुझे बताइए, पहले हम लोग रोटी से शुरुआत करेंगे, तो क्या आपने खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए तो उससे क्या मतलब आपका कंक्लूजन निकला, एंड व्हाट आर द प्रैक्टिकल टेक अवेज फॉर द पीपल हु वांट टू कंज्यूम हेल्दी डाइट विथ रोटी नॉट बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड? या देखिए, मैंने बहुत ही आपने जैसे बोला, मैं एक्चुअली पिछले कुछ सालों से काफ़ी फूड एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ अपने ऊपर, एंड मैं उन या एक्सपेरिमेंट्स को इंस्टाग्राम पे डालता हूँ स्वीट या रिएक्शंस के थ्रू। एंड मैंने बहुत एक्सटेंसिव टेस्टिंग करी रोटी और राइस को लेके, बिकॉज़ जैसे कि आपने बोला वो हमारे खाने के स्टेपल हैं। एंड मेरे घर में भी आज तक इंडिया में हर मील में ये होते ही हैं। तो मुझे मुझे पता है कि ये बहुत ही इनका इम्पैक्ट क्या है, कैसे ये ब्लड शुगर बढ़ाते हैं। तो मुझे बहुत ये बॉदर करता था कि हम ये खा रहे हैं डे इन डे आउट, इसका क्या सॉल्यूशन है? सो फॉर दैट आई आई डिड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। मैंने रफली 10 डिफरेंट फ्लावर टेस्ट करे। मैंने रफली 13 डिफरेंट राइस वैराइटीज़ टेस्ट करी अपने ऊपर, एंड ऑफ कोर्स मेरे रिजल्ट्स और आपके रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे, राइट? बट अलग आई आएंगे। थिंक या डायरेक्शनली सेम होंगे। या डायरेक्शनली इट विल या गिव यू अ गुड इनसाइट। तो मेरी इसमें क्या लर्निंग रही कि मैंने हर तरीके के फ्लावर टेस्ट करे। आपका होल व्हीट फ्लावर से स्टार्ट किया, जो कि अधिकतर घरों में यूज़ होता है। उसके बाद मैंने अमरंथ, एमर व्हीट, रागी, मैंने मिलेट्स, सब कुछ मैंने ट्राई करा। मेरे एक्सपेरिमेंट्स के अंदर मैंने क्या पाया, एंड अगेन हो सकता है ये आपके लिए डिफरेंट हो, बट मुझे लगता नहीं है। मैंने ये पाया कि हमारा जो जो मैंने 2 फ्लावर ऐसे पाए, 2 ग्रेन्स ऐसे पाए, जिन्होंने मुझे सबसे बेहतर रिज़ल्ट दिया एज़ कंपेयर टू एनीथिंग या एल्स। या ये 2 ग्रेन्स जो हैं, इनको ये हमारे एंशिएंट ग्रेन्स हैं। ये ग्रेन्स हैं बाजरा और जौ। मैं बार्ली। आपको या हाँ, बार्ले एंड पर्ल मिलेट। सो ये 2 जो फ्लावर थे, जब मैंने इनको टेस्ट किया और कंपेयर किया इनके रिजल्ट्स को होल व्हीट से या
अमरन से या एमर से, देयर वाज़ अ ड्रास्टिक डिफरेंस। एंड सो दे वर मच बेटर, राइट? सो दीज़ 2, मेरा इसके पीछे हाइपोथेसिस ये है कि ये 2 जो ग्रेन्स हैं, ये एक तो देखिए इतने वॉल्यूम में बनते नहीं हैं, ये इनकी इतनी कंज़म्पशन नहीं होती। दे हैव गॉन थ्रू लेस हाइब्रिडाइज़ेशन, जो मुझे नहीं मालूम आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में मालूम है या नहीं या मालूम? प्लीज इंडिया में एक्सप्लेन, क्योंकि कईयों को नहीं पता होगा। हाँ, इंडिया में रफ़ली आज़ादी के बाद वी वर एक्चुअली वी हैड वेरी लेस फूड टू फीड आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन। इंडिया के पास उतना अनाज नहीं था कि जो जिस जैसे हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी आज़ादी के बाद, हम उनको फीड कर पाएँ। तो रफ़ली 60s एंड 70s के अंदर इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया था? ग्रीन रेवोल्यूशन में बेसिकली हमारा जो एग्रीकल्चर को हमेशा के लिए चेंज कर दिया था। वहाँ पे उसमें जो हमारी जो पुराने जो ग्रेन्स हुआ करते थे, they actually went through hybridization. There is a scientist called नॉर्मन बोरलॉग, उनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उन्होंने जो एंशिएंट व्हीट था उसको हाइब्रिडाइज़्ड करके एक डॉफ व्हीट का इजाद किया था। वो बेसिकली इस व्हीट इसको हाइब्रिडाइज़ करने का पर्पज़ ये था कि इसकी यील्ड बढ़ाई जा सके, इसकी उपज जो है उसको बढ़ाई जा सके। पहले जो व्हीट के प्लांट हुआ करते थे, वो बहुत ही टॉल हुआ करते थे, रफली 7 8 फीट टॉल। एंड होता क्या था कि वो काफ़ी ब्रेकेज प्रोन होते थे, विंड आई, टूट गए, तो उनकी यील्ड कम होती थी। तो इन्होंने नॉर्मन बोरलॉग ने जो व्हीट की वैरायटी निकाली, जिसको डॉफ व्हीट बोलते हैं, वो बेसिकली उन्होंने उसको हाइब्रिडाइज़ करके ऐसा बनाया कि वो खाली इतनी मतलब 3-4 फीट की हाइट पे रहते थे। तो उससे क्या होता था कि उनकी ब्रेकेज कम होती थी, प्लस उन्होंने और चेंजेस करे, जिसकी वजह से उसकी यील्ड बढ़ गई। नाउ तो रातों-रात हमारी जो है प्रोडक्शन, एंड से बाय द वे सेम चीज़ राइस के साथ भी हुई थी। उसी समय एक राइस की वैरायटी आई थी जिसको बोला जाता है आईआर-8। उसको जो ओके। ओरिजिनल राइस था उसको हाइब्रिडाइज़ करा गया था, एंड आईआर-8 की जो थी उसकी उपज बढ़ाने के लिए उसको ये आईआर-8 वैरायटी लाई गई थी। तब हुआ क्या था कि इससे हमारी हंगर की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गई, यील्ड बढ़ गई, रातों-रात, एंड हम सडनली अपनी पॉपुलेशन के लिए हम हमारे पास इनफ ग्रेन्स आ गए। लेकिन जो ग्रेन था उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अ, जो एंशिएंट व्हीट था, तो व्हीट के अंदर 2 तरीके के स्टार्च होते हैं, एम्लोपेक्टिन और एमुलोस। जो या एंशिएंट एमोपेक्टिन जो होता है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ स्टार्च जो इमीडिएटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है वंस इट इज़ डाइजेस्टेड बाय द बॉडी। जो एंशिएंट व्हीट था, उसमें एम्लोपेक्टिन की कंसंट्रेशन रफली 25% के आसपास होती थी, और ओके। एमिलोस की कंसंट्रेशन रफली 75% के आसपास होती थी। लेकिन ओके। हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या हुआ, जो नई वैरायटी आई थी, हाइब्रिडाइज्ड वैरायटी, उसमें एम्लोपेक्टिन की क्वांटिटी रिवर्स हो गई, वो 75% हो गई, एमिलोस 25% हो गया। तो ओके। बेसिकली स्टार्च कंटेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया हमारे हमारे हाइब्रिडाइज्ड ग्रेन्स के अंदर। ये व्हीट के साथ हुआ, और व्हीट के आसपास जितने भी ऐसे ग्रेन्स थे उन सबके साथ हुआ, राइस के साथ भी हुआ। हम्म। तो बिकॉज़ ऑफ दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द व्हीट और द ग्रेन दैट वी आर कंज्यूमिंग टुडे इज़ फंडामेंटली डिफरेंट। जब मुझे लोग ऑनलाइन या इंस्टाग्राम पे ये बोलते हैं ना कि हमारे दादा-परदादा भी ये खाते थे। एक्चुअली मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपके दादा-परदादा वो सेम गेहूँ नहीं खाते थे जो आप खा रहे हो। वो जो गेहूँ था वो फंडामेंटली डिफरेंट था जो आप आज खा रहे हो। तो पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि इट्स यू आर नॉट ईटिंग द सेम फूड दैट योर एंसेस्टर्स वर ईटिंग। एंड द ग्रेन्स दैट यू ईट टुडे दे हैव हायर स्टार्च कंटेंट, व्हिच मीन्स कि वो आपकी बॉडी में इमीडिएटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, एंड आपको मच हायर ब्लड शुगर स्पाइक देते हैं। नाउ टू कम बैक टू माय फाइंडिंग्स, मैं आपको बता रहा था कि 2 ग्रेन्स जो अच्छे करे थे वो था बाजरा और जौ। बाजरा और जौ जो है वो कमर्शियलाइज़ कम हुए हैं, दे हैव गॉन थ्रू लेस हाइब्रिडाइजेशन। और दूसरा क्या होता है कि प्रोसेसिंग बहुत मैटर करती है। तो जब तक ये ग्रेन आपकी प्लेट में आता है, व्हीट जब तक आता है, वो शरबती आटा बन के आता है जिसमें से सब फाइबर सब कुछ निकाल दिया जाता है। बेसिकली इससे स्टार्च मिलता है आपको। लेकिन आपको बाजरा और जौ जो है वो कम प्रोसेसिंग के थ्रू जाते हैं। तो इसीलिए आई थिंक दिस इज़ माय हाइपोथेसिस दैट दे परफॉर्म्ड मच बेटर इन माय टेस्ट्स। तो अगर आपको रोटी नहीं आप छोड़ सकते, तो मेरी आपसे बहुत सिंपल रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप रोटी के आटे को बदल लीजिए। आप होल व्हीट या गेहूँ की बजाय आप बाजरा या आप जौ का आटा यूज़ कर लीजिए। अगर आपको वो आटा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप, या अगर आप पूरे 100% उससे नहीं कर सकते, तो आप मिक्स कर लीजिए 70-30, 70% आप जौ या बाजरा डाल लीजिए, 30% गेहूँ डाल लीजिए, तो आपको वो फ्लेवर प्रोफाइल भी मिल जाएगी। बट इससे होगा ये कि आपका जो आप रोटी खाएँगे, दैट विल गिव यू मच, ऐसा तो नहीं कि ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, बट इट विल बी अ मच लोअर एंड जेंटलर स्पाइक। एंड सो दैट इज़ माय कंक्लूजन with all my testing that I've done with all the different flours and atta
गेहूँ बेसिकली। और इसी उसमें तरीके आपका से कीटो का भी कुछ था? कीटो का भी आपका कुछ करेक्ट। आपने बताया था, वो भी आप समझाइए क्योंकि और उसके साथ-साथ मैं दूसरा भी कहना चाहूँगा बिकॉज़ 2-3 इयर्स से मैं व्हे प्रोटीन भी डाल रहा हूँ। रोटी में मैंने हाँ, ट्राई किया है बट इट इज़ नॉट वो बन नहीं रही मतलब वो बहुत ही हार्ड हो जाती है। सो हाँ। उतनी मतलब वो टेक्सचर आता नहीं है थैंक्स टू द व्हे प्रोटीन ओनली क्योंकि बाइंडिंग उतनी होती नहीं है। तो देखिए उसके कारण देयर वर हाँ, बताइए। कीटो आटा जो है वो मैं एक्चुअली उसके बारे में बात इसलिए नहीं करता क्योंकि वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं है और वो थोड़ा महँगा भी पड़ता है। हुँ, इसीलिए मैं लोगों को सॉल्यूशन वो देना चाहता हूँ जो एक्सेसिबल हो। जौ और बाजरा जो है वो सेम प्राइस के होते हैं जो व्हीट होता है या कई बार उससे कम में भी आपको मिल जाते हैं। तो इट इज़ समथिंग दैट इज़ यूनिवर्सली एवरीवन हुँ, कैन हुँ, एक्सेस। हुँ। बट अगर आप ऑप्टिमाइज़ फर्दर करना चाहते हैं, तो आज की डेट में आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं एंड ये कीटो फ्लावर इज़ अ रियली गुड ऑप्शन। देखिए, एक तो मार्केट में बने-बनाए कीटो फ्लावर्स मिलते हैं, बट एक्चुअली आपको वो भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपने घर में भी बना सकते हैं। देयर आर ओके, सर्टेन टाइप ऑफ फ्लावर्स जो आपको बिल्कुल ब्लड शुगर स्पाइक नहीं देंगे एक्चुअली। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सबसे महँगा भी है, वो है आलमंड फ्लावर। आलमंड फ्लावर जो है काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है, बेकिंग में यूज़ होता है, मैं तो उससे रोटी भी बनाई है। उसकी थोड़ी बाइंडिंग में मुश्किल होती है, तो आपको उसको मिक्स करना पड़ता है, मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने अपनी खुद की रेसिपी बनाई थी। बट बेसिकली आप आलमंड फ्लावर ले लीजिए, आप कोकोनट फ्लावर ले लीजिए या फिर आप सोया फ्लावर ले लीजिए। इन तीनों में से आप कोई भी एक फ्लावर ले लीजिए या इन तीनों को मिक्स कर लीजिए या इन 2 को मिक्स कर लीजिए। इसके साथ आप थोड़ा-सा इसको बाइंड करने के लिए इसमें psyllium husk डाल लीजिए या फ्लैक्स सीड डाल लीजिए और इसको अगर आप नॉर्मल आटे की तरह गूँदेंगे तो थोड़ी बहुत ट्राई करने के बाद यू विल बी एबल टू गेट इट टू द सिमिलर आटा लाइक आटा लाइक योर गेहूँ आटा। सो ये जो है ये आलमंड फ्लावर कोकोनट फ्लावर एंड आपका सोय फ्लावर इनमें कार्बोहाइड्रेट 0 होते हैं, 0। तो अगर आप इनकी ओके, रोटी खा रहे हैं तो आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा ही नहीं। ओके। सो दिस इज़ द मतलब फरारी ऑप्शन ऑफ एवरीथिंग। बट अगेन मैं फरारी बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये फ्लावर जो होते हैं थोड़े महँगे होते हैं। आलमंड फ्लावर इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव महँगे तो होते ये हर कोई इसको नहीं अडॉप्ट कर पाता और प्लस टेस्ट भी थोड़ा फ़र्क तो रहेगा ही ऑब्वियसली, तो हुँ। हर कोई इसको नहीं अडॉप्ट करता। तो अगर आप महँगी ऑप्शन और ऑप्टिमल उसमें जाना चाहते हैं, तो आप एक कीटो फ्लावर घर पे बना लीजिए इन 3 आलमंड, कोकोनट और सोया फ्लावर को लेके। अगर आप ये इस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहते, तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन इज़ कि आप जौ या बाजरा का आटा यूज़ कीजिए। और उससे करण मैं आपको तो थोड़ा आपसे बहुत कहना स्पाइक तो चाहूँगा मिलेगा। क्योंकि करण अभी कैसा है कि देयर आर लॉट ऑफ हाई प्रोटीन आटा ऑप्शंस आल्सो क्योंकि कई या सारी आजकल इंडिया की ब्रांड्स भी ऐसी हो रही है। आशीर्वाद ने भी आई थिंक बीच में शुरू किया था कि हाई प्रोटीन आटा और सब कुछ। बिकॉज़ मैं फिर से कह रहा हूँ द पैलेटेबिलिटी और टेक्सचर इज़ ऑप्टिमम फॉर एनी पीपल मतलब उन्हें सबसे पहले प्रायोरिटी रोटी के लिए वैसे होती है कि भाई रोटी हो तो गेहूँ जैसी ही हो। तो उसके कारण देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज़ एंड देयर आर लॉट ऑफ मैंने आज अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था कि वो यीस्ट प्रोटीन जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग हो रहा है तो दैट इज़ द क्लोज़ेस्ट इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर एंड पैलेटेबिलिटी मैंने कहा ना आपको कि व्हे प्रोटीन से बाइंडिंग नहीं होती। मैंने कहीं पढ़ा कि यीस्ट वो सॉल्व करता है कि मतलब अगर आप यीस्ट वाला जो आप डालोगे तो आपकी रोटी वैसी ही बाइंड होगी जैसी वो उसके साथ होगी। तो मैं खाली उसके लिए कह रहा था कि बिकॉज़ सिंस इंडियंस आर रियली क्लोज टू टेस्ट, पैलेटेबिलिटी एंड टेक्सचर तो वो शायद जौ और बाजरा जैसे हमारे गुजरात में तो जौ और बाजरा काफ़ी मतलब इट इज़ रियली पॉपुलर हियर। बट स्टिल देयर आर अ ग्रुप ऑफ पीपल हू आर रियली अवर्सिव ड्यू टू द टेस्ट। उन्हें पता है हेल्दी है, पर वो टेस्ट के कारण शायद चूज़ नहीं करते। इसलिए मैं आपको शायद ऑप्शंस के लिए कह रहा था। या या प्लीज़ और उसके साथ-साथ आप यू कैन एंड दिस विथ 3 प्रैक्टिकल हैक्स आप जो कह रहे थे कि अगर आपको रोटी हेल्दी खानी है, तो आपके 3 हैक भी थे वो वीडियो में, तो वो बता दीजिए देन वी कैन शिफ्ट टू राइस। देखिए पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा क्योंकि आपने ये टॉपिक उठाया। मुझे लगता है कि अगर आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आटे से पूरी कर रहे हैं, तो देयर इज़ समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग, ठीक है? मैं जानता हूँ आज की डेट में बहुत हाई प्रोटीन आटा आ रहे हैं, बट एक्चुअली अगर आप उनके मैक्रोज़ देखेंगे, तो आई मीन दैट इज़ नॉट योर सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर 100 ग्राम या अगर आप आटा ले रहे हैं और उसमें अगर 9 ग्राम, 10 ग्राम, 11 ग्राम प्रोटीन है, राइट? आप ये समझिए कि पहली बात आप 100 ग्राम आटा यूजुअली 2 रोटी बनाने में रफली 50 ग्राम्स के आस-पास आटा यूज़ होता है। या तो ठीक है, तो वो आपको 3-4 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। बट वो 3-4 ग्राम प्रोटीन के लिए आप ये समझिए कि आप 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स भी साथ में कंज़्यूम कर रहे हैं।
राइट। तो अगर आप अपनी प्रोटीन नीड आटे से पूरी कर रहे हैं तो देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग इन योर न्यूट्रिशन फर्स्ट ऑफ ऑल। नहीं, पर ये पैलिएटिव है। ये मतलब इट इज़ नॉट सेंट्रिक, इट इज़ लाइक पैलिएटिव जस्ट फॉर अ होलसम मील, क्योंकि अगर पल्सेस ले लिए, दाल ले ली और ये ले लिया तो मतलब होलसमली अगर 20-25 जाए, वैसे हम लोग मतलब प्रेफ़र करते हैं कि अगर आपको थाली में प्रोटीन नीड करनी है, पूरे दिन की नहीं कह रहा मैं, सिर्फ़ थाली में वो मील के लिए करनी है, उसके लिए ये ऑप्शंस है। बट यू आर राइट, वी शुड टेक केयर अबाउट प्रोटीन पर कैलोरी आल्सो, क्योंकि हाई प्रोटीन आपको कोई भी खाने से हो जाएगा, खाली क्वांटिटी में फ़र्क होगा। और हाँ, हमें सबसे कम मात्रा में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पर फोकस करना चाहिए, व्हिच इज़ योर पॉइंट? एंड प्लस आपको तो पता ही है कि एक प्रोटीन का अवेलेबिलिटी का स्कोर भी होता है। तो या जो आपको आपकी बायो अवेलेबिलिटी प्रोटीन की आपको इस एनिमल प्रोटीन में मिलेगी, या आपको इनफैक्ट देयर आर वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आल्सो व्हिच आर क्वाइट गुड, वो आपको आटे में नहीं मिलेगी या चिप्स में नहीं मिलेगी, इज या व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। या सो आई या थिंक दैट सो दैट्स माय ओपिनियन, बट रिगार्डलेस आई थिंक टू रैप अप द वीट टॉपिक, तो मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स की ऑप्शन दे दी। यू कैन फर्दर ऑप्टिमाइज दिस थ्रू मेकिंग द राइट कॉम्बिनेशंस। तो अगर आप ओके, रोटी को, मैंने जैसे अपने फूड एक्सपेरिमेंट किया था, अगर आप रोटी को दाल अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, लेकिन दाल में भी काफ़ी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। या कम। हुँ, तो मैंने ये जैसे एक्सपेरिमेंट एक किया था कि मैंने 50 ग्राम्स आटा लेके मैंने रोटी बनाई थी, जिसको मैंने दाल के साथ खाया, वर्सेस मैंने वही 50 ग्राम आटा लेके 2 रोटी बना के मैंने अगले दिन उसको पालक पनीर की सब्जी के साथ खाया या पालक चिकन के साथ खाया। तो उससे मुझे मच बेटर रिज़ल्ट आया। वो इसलिए क्योंकि पालक पनीर, या पालक चिकन, उसमें खूब सारा एक तो प्रोटीन रहता है, खूब सारा फैट भी रहता है, घी वगैरह भी डलता है, और उसके अलावा फाइबर भी रहता है जो कि पालक से आ जाता है। तो ये मैं पालक सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप ऐसा कुछ भी, एग्ज़ाम्पल या बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि अगर आप उन रोटीज़ को एक अच्छे सब्जी के साथ पेयर करेंगे, एंड वो सब्जी आइडली कार्बोहाइड्रेट हेवी ना हो, वो सब्जी आइडली प्रोटीन और गुड फैट्स या और फाइबर से हेवी हो, तो आप इस ब्लड शुगर स्पाइक को फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। दैट इज़ या दैट इज़ गॉट इट, दैट इज़ द हैक बेसिकली। एंड अगर गॉट हम इट, या राइस की बात करें तो देखिए, राइस में मैंने ना बहुत सारी वैरायटी टेस्ट करी है। मैंने आपने हमारे नॉर्थ से बासमती से लेके साउथ में सोना मसूरी एंड ईस्ट वेस्ट, मैंने 13 डिफरेंट राइस वैराइटीज़ टेस्ट करी थी। राइस को लेके मेरा एक सिंपल कंक्लूजन है, राइस की वैरायटी कम मैटर करती है। क्या मैटर करता है राइस की, जो ज़्यादा मैटर करता है वो ये है राइस की प्रोसेसिंग, कि वो राइस प्रोसेस ओके, कैसे हुआ है। देखिए, ओके, राइस जो होता है, या राइस का अगर आप जो ग्रेन देखेंगे, वो टिपिकली पहले तो उसपे ऊपर की जो लेयर होती है वो हस्क होती है, उसके बाद ब्रैन होती है, उसके बाद उसमें अंदर एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म जो होता है वो बेसिकली स्टार्च कंपोनेंट होता है। आपका जो हस्क और जो ब्रैन होती है, उसके अंदर बाकी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, फाइबर उसके अंदर रहता है, गुड फैट्स उसके अंदर रहते हैं। होता क्या है कि अ हम जब राइस को प्रोसेस करते हैं, हम धीरे-धीरे करके उसकी लेयर्स को पील करते रहते हैं, एंड हम ओके, एंड में बिल्कुल जो एंडोस्पर्म रह जाता है, जो कि प्योर स्टार्च जो व्हाइट पार्ट होता है, हम उसको कंज़्यूम करते हैं आज की डेट में। तो ओके, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो राइस का, अगर आपको राइस को हैक करना है, तो उसका तरीका ये है कि वैरायटी से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको राइस की प्रोसेसिंग देखनी है। अगर आप राइस ऐसा लीजिए जो कि अनपॉलिश्ड राइस हो और रॉ राइस हो, मार्केट में मिल जाते हैं। दे विल गिव यू अ मच बेटर, ब्लड शुगर तो बढ़ेगा क्योंकि स्टार्च तो उसमें काफ़ी है, ब्लड शुगर तो बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा। वो इसलिए ओके, क्योंकि अनप्रोसेस्ड जो राइस होता है, वो उसमें ब्रैन के साथ होता है, तो उसमें फाइबर कंपोनेंट, उसमें गुड फैट्स कंपोनेंट थोड़ा उसमें ज़्यादा रहता है, जो कि आपकी ब्लड शुगर धीरे बढ़ाता है या कम बढ़ाता है। तो राइस की वैरायटी से फ़र्क नहीं पड़ता है इतना, जितना राइस की प्रोसेसिंग से फ़र्क पड़ता है। आप राइस जो मर्ज़ी चूज़ कर लिए क करिए, लेकिन ट्राई टू फाइंड द राइस व्हिच हैज़ गॉन थ्रू लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग, एंड टिपिकली लेबल्स के ऊपर लिखा रहता है अनपॉलिश्ड या रॉ। उस तरीके के राइस को हुँ, चूज़ कीजिए। और उसमें भी आपके 3 हैक्स हैं कुछ, वो काफ़ी मतलब दिलचस्प है, इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि हाउ टू ईट हेल्दी राइस फॉर 3 हैक्स दैट यू मेंशन्ड। देखिए, पहला राइस तो वो सेम है, रोटी वाला। राइस को आइडली आप पेयर करिए किसी ऐसी चीज़ के साथ जिसमें कि प्रोटीन, अगेन खूब सारा प्रोटीन हो, फैट्स हो, फाइबर हो। तो कॉम्बिनेशंस बहुत मैटर करते हैं। तो राइस को अगर आप अगेन दाल एक अच्छा सोर्स प्रोटीन का है, लेकिन दाल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं और प्रोटीन कम होता है। तो दाल के साथ आप पेयर करेंगे तो डेफिनिटली आपको आपका ब्लड शुगर जो है ज़्यादा बढ़ेगा, एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसी राइस को किसी एक बहुत ही प्रोटीन रिच
जैसे मैंने एक सब्जी के साथ एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कि मैंने बहुत सारा उसमें गुड फैट्स थे, उसके अंदर टोफू था फॉर एग्जांपल, सब्जियाँ भरी हुई थी काफ़ी सारी, एशियन मैंने डिश बनाई थी, उसके साथ मैंने राइस कंबाइन किया तो मेरा ब्लड शुगर स्पाइक जो था एज़ कंपेयर टू अदरवाइज़ काफ़ी कम आया। तो एक तो कॉम्बिनेशन जो है वो मैटर करता है। दूसरा एक राइस के लिए बहुत बढ़िया हैक है जो कि डेफ़िनिटली वर्क करता है, वो है राइस को कूल डाउन करने का। उससे क्या उसके पीछे मैं लॉजिक समझा देता हूँ। क्या होता है कि और बाय द वे ये हर स्टार्च के साथ काम नहीं करता। तो ऐसा नहीं कि आप किसी भी चीज़ को कूल डाउन कर लीजिए, बट राइस के साथ डेफिनिटली काम करता है क्योंकि मैंने उसको एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है। आपको करना क्या है कि राइस आपने आज बनाने हैं, लेकिन खाने कल हैं। तो ओके, आप इसको इमीडिएटली तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको आगे अगर आप प्लान करके चले तो इट इज़ अ रियली गुड हैक। आपका रफली 30% कम ब्लड शुगर स्पाइक आएगा। तो करना क्या है ओके। कि आपने राइस आज बनाए, राइस बनाने के बाद आप उनको कुक होने के बाद उनको फ्रिज में डाल दीजिए। और उसको एटलीस्ट 24 आवर्स आप फ्रिज में रहने दीजिए, ठीक है? हुँ, उसके बाद आप उसको बाहर निकालिए, आप उसको माइक्रोवेव में गरम करें या जैसे भी गरम करें और उसको कंज़्यूम करिए, आपका ब्लड शुगर रिस्पॉन्स 30% कम आएगा। रफली मतलब वेरी कर सकता है, मेरे केस में 30% लेस ब्लड शुगर स्पाइक था। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि स्टार्च जो होता है वो डिग्रेड हो जाता है। हुँ, जब वो कूल डाउन होता है। तो जब वो डिग्रेड हो जाता है तो आपका आपका ब्लड शुगर स्पाइक जो है वो कम आता है। दिस इज़ अ रियली हुँ, गुड हैक फॉर राइस। सो टिपिकली मैं राइस जो है 1 दिन पहले बने हुए कंज़्यूम करने की कोशिश करता हूँ। या अगर आप ये हैक नहीं कर सकते, आपने अगर इमीडिएटली ही राइस खाने हैं, तो आपने वो एक मेथड देखा होगा राइस को कुक करने का जिसमें पानी निकाल दिया जाता है। या वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है लेकिन फिर भी इफ़ेक्टिव है। मेरी टेस्टिंग के अंदर मुझे 10% बेटर ब्लड शुगर लोअर रिस्पॉन्स आया था, 10% बेटर लोअर ब्लड शुगर थी मेरी। सो इट हेल्प्स बट इट इज़ नॉट द बेस्ट हैक इन माय ओपिनियन कि आप बेसिकली उसका स्टार्च निकाल दें, आप पानी को निकाल दीजिए। अगर आप राइस कुकर यूज़ करते हैं तो उसमें तो आज की डेट में सेटिंग आती है बहुत ईज़िली जिसमें आप वो कर सकते हैं। सो ये हैक्स राइस के साथ काम करते हैं। हुँ। मुझे एक यूनिवर्सल हैक जो आपने भी बताया था और मैं भी अपने लेक्चर्स में बताता हूँ, वो हम लोग यहाँ मैं बताना चाहूँगा, वो फूड सीक्वेंसिंग के बारे में कि कैसे आप खाना खाते हो, कौन से ऑर्डर में खाते हो। आपने शायद कहा था कि फाइ और मैं भी मानता हूँ कि फाइबर और वेजीज़ को ज़्यादा पहले खाना चाहिए, देन वी शुड फोकस ऑन प्रोटीन एंड लास्ट वी शुड फोकस ऑन कार्ब्स। जो आई थिंक हर होटल में ऐसे ही होता है कि आपको पहले सलाद कहते हैं, फिर उसके बाद स्टार्टर की बात करते हैं, जो प्रोटीन और कबाब जो हम लोग कर सकते हैं, और उसके बाद ही मेन कोर्स पे आते हैं। अब चूँकि मैं और मेरी फैमिली का कैसे है कि हम लोग स्टार्टर में ही अटक जाते हैं क्योंकि हम लोग वहीं संतुष्ट हो जाते हैं, व्हिच इज़ आल्सो अ ग्रेट हैक इफ यू आर ईटिंग आउट, कि जस्ट फोकस ऑन द स्टार्टर्स, लीव द रेस्ट। तो उसके बारे में यू कैन जस्ट एड इट एंड वी कैन क्लोज दिस चैप्टर एंड वी कैन ऐड इनटू एक्सरसाइज। देखिए, लॉजिक ये है कि आप अगर फाइबर पहले खाएँगे, तो आपका जो स्टमक पे एक लाइनिंग फाइबर की बन जाती है, जो कि आपको एंड देन तो हैक इज़ के फाइबर फर्स्ट, उसके बाद आप प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट जो हैं, वो आप लास्ट में खाइए। एंड लास्ट में लिए। दिस वर्क्स, दिस इज़ अ रियली गुड हैक। बट मैं इसके बारे में थोड़ी बात कम इसलिए करता हूँ, क्योंकि ये हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है। मतलब हमारी इंडियन कुज़ीन मील ऐसी है कि अब मैं रोटी को दाल से अलग नहीं करूँगा। वो इकट्ठे ही खाते हैं हम लोग। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मुझे थोड़ी-सी कम लगती है। तो इसीलिए हैक बहुत बढ़िया है, अगर आप ये फ़ॉलो कर सकते हैं तो करिए। बट आई थिंक इंडियन मील्स के साथ ये थोड़ा-सा फ़ॉलो करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारी इंडियन मील जो है वो यूजुअली मिक्स्ड मील्स होती है। हम रोटी के साथ दाल भी लेना पसंद करते हैं, दूसरे बाइट में सब्ज़ी भी लेना पसंद करते हैं। तो वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कंपार्टमेंटलाइज़ करना एज़ पर मैक्रोज़ इन माय एक्सपीरियंस। हुँ। मैं अगर आपको सच बताऊँ तो मेरी जनरेशन एंड द सब्सिक्वेंट जेनज़ीज़ एंड द अल्फा जनरेशन में कैसे है कि ड्यू टू द एक्लचरेशन ऑफ डिफरेंट क्यूज़िन्स, अभी लोगों का वो हेल्दी बाउल वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी मतलब पॉपुलर हो रहा है। तो मतलब अगर आप मतलब इंडिया की भी बात करें, देन देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल हू विल बी कंबाइनिंग राइस विथ राजमा और एनी सोर्स ऑफ प्रोटीन। जैसे आपने टोफू कहा था, लो फैट पनीर भी हो सकता है, फिर कोई नॉन-वेज खा सकता है तो नॉन-वेज भी हो सकता है। बट आई एम सीइंग दिस एडॉप्शन इन माय पीयर्स आल्सो, कि हेल्दी बरीटो बाउल जो हम लोग मैक्सिकन में जो हमने कहा है, वैसे वो लोग इंडियनाइज वर्जन वो लोगों ने अब शुरू किया है। सो आई थिंक इंडियन स्टेपल को ही थोड़ा हम लोग ट्वीक कर सके विद द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर क्यूजिन्स, तो मुझे लगता है वो सॉल्व कर देगा, क्योंकि रोटी, जैसे कि हमने बात की कि रोटी और राइस से तो सिर्फ आपका पूरा सॉल्व नहीं होने वाला। सो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट थिंग, मैं आपको एक्सरसाइज के बारे में जानना चाहूंगा, बिकॉज इंडियन आर नोन टू बी अंडर एक्सरसाइज नेशन।
राइट एक्सरसाइज की बात ही नहीं कर रहा मैं, जनरलाइज एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। जस्ट टाइप ऑफ द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ एक्सरसाइज दैट वी डू, इट इज लाइक लास्ट वन ऑफ द लीस्ट परफॉर्मिंग नेशंस ग्लोबली। तो इसके बारे में आपने बुक में भी काफी अच्छे से समझा है, तो आई वुड लाइक यू टू टेक ओवर विद दिस टॉपिक एंड लेट अस नो ऑफ योर प्रोटोकॉल्स। देखिए आपको शायद याद हो स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था कि हमारी बॉडी में जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज रन कर रहा होता है, उसका 70% डिस्पोज़ल हमारे टिश्यू सेल्स में होता है, मसल टिश्यू में, ठीक है? तो व्हाट दैट मीन्स इज़ कि आपकी मसल टिश्यू की हेल्थ एंड मसल टिश्यू हैज़ अ वेरी मीनिंगफुल इम्पैक्ट ऑन योर मेटाबॉलिक हेल्थ, ऑन मेंटेनिंग योर ब्लड शुगर लेवल्स एंड स्टेइंग इंसुलिन सेंसिटिव, ओके? तो बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न एक्सरसाइज़ जो है दैट हैज़ अ direct impact on your muscle tissue, right? And that is why exercise is a really important tool in your toolkit to stay metabolically healthy. अगर आपको metabolically healthy रहना है, तो exercise will play a really impactful have a very impactful role. मैंने एक्चुअली मैंने इसके ऊपर भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे थे अपने ऊपर ही, एंड अगेन ओके, हर किसी के लिए मे बी शायद आपका रिस्पॉन्स अलग आएगा, नहीं बट पर ये डायरेक्शनली डायरेक्शनली वी आर डायरेक्शनली सेम करेक्ट। है। एंड एक्चुअली इसके ऊपर मेटा एनालिसिस भी हो रखे हैं, तो दिस इज एक्चुअली स्टडीज में भी प्रूव हो चुका है। एविडेंस तो बेस्ड, या। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने एक दिन रात को एक अपना टिपिकल इंडियन डिनर किया। मैंने आई थिंक दाल रोटी वगैरह कुछ सब्जी ऐसी खाई, एंड वो खाने के बाद मैं सोफे पे बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहा था, ओके? एंड मेरा ब्लड शुगर टिपिकली आटे के साथ, रोटी के साथ बहुत बढ़ता है। तो मेरा ब्लड शुगर उस दिन मैं सीजीएम हमेशा पहनता हूँ, तो मैंने उस दिन जब मॉनिटर किया रफली खाना खाने के 1 घंटे के बाद, मेरा ब्लड शुगर लेवल्स पीक पे 152 के आसपास था। तो अ, तो व्हिच इज़ ऑब्वियसली हाई, राइट? एंड व्हाट आई डिड वाज़ मैंने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि मैंने अगले दिन वही सेम एग्ज़ैक्ट सेम मील, सेम क्वांटिटी, एवरीथिंग सेम, मैंने वही मील ट्राई करी, बट अगले दिन मैं सोफ़े पे बैठने की बजाय मैं बाहर 20 मिनट की वॉक के लिए चले गया, ओके? You will be surprised to know कि that same meal that day increased my blood sugar to only 135, peak was 135. या। This is roughly 20% reduction in the blood sugar. मतलब ये तो इतना ही सिंपल हैक है कि आप मतलब इमेजिन करो, मतलब इट इज एज इफेक्टिव एज टेकिंग मेडिकेशन। तो मैं तो एक्चुअली एक्टिविटी को, एक्सरसाइज को मेडिसिन बोलता हूँ व्हेन इट कम्स टू मेटाबॉलिक हेल्थ, या। सिंपली बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है मैं आपको वही बता देता हूँ। लॉजिक ये है कि देखिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी टिपिकली मैंने आपको पहले समझाया था कि ग्लूकोज को मसल टिश्यू तक ले जाने के लिए इंसुलिन लगती है, इंसुलिन का रोल है। बट जब हम बट वो तब होता है जब हम नॉन एक्टिव स्टेट में होते हैं। जब हम हम्म। एक्टिव स्टेट में होते हैं, हमारे मसल टिश्यू के ऊपर ग्लूकोज ट्रांसपोंडर्स होते हैं, GLUT4, वो ऊपर आ जाते हैं एंड वी आर उसमें ग्लूकोज का अपटेक इंडिपेंडेंट ऑफ इंसुलिन होता है। तो इसका हम्म। मतलब कि आपकी पैनक्रियास को इंसुलिन बनाने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप या। एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपकी मसल्स ऑटोमेटिकली जो ब्लड ब्लड शुगर जो रन कर रही है आपके ब्लड स्ट्रीम में, उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। हम्म। That is such a great hack. तो so that is what happened when I went out for the walk that day. मैंने अपने मसल टिश्यूज को यूज किया। मसल टिश्यूज जो है they absorbed the blood glucose that was running in my bloodstream, and that's why my blood sugar did not go as high as it went the previous night. So that is a simple logic. Now अगर हम इस लॉजिक को आगे बढ़ाएं, तो आप ये सोचिए अगर ये एक नाइट का इतना बड़ा इम्पैक्ट है, तो अगर मैं रेगुलरली एक्सरसाइज करूं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो देखिए एक्टिविटी और एक्सरसाइज करना इज अ ग्रेट वे टू स्टे मेटाबॉलिकली हेल्दी, सिंपली बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज you are using your muscles. If your muscles are in use, they will have greater capacity to absorb glucose and manage and keep you insulin sensitive. तो हम्म। मैं मतलब तो वो ये बोल फैक्ट्री अपनी फैक्ट्री कह सकते हैं कि मसल ही वहां है जहाँ पूरा ग्लूकोज का पूरा मतलब वहां खत्म होता है। सो इट इज एज यू मेंशन इन द बुक आल्सो, इट इज यू हैव कंपेयर्ड इट टू अ सिंक, जिसमें ग्लूको इट मसल इज द अल्टीमेट सिंक फॉर द ग्लूकोज। Absolutely. It's the biggest glucose sink in your body. 70% of your 70 to 80% of your blood sugar goes into muscles. So आप सोचिए अगर आप उन मसल्स को यूज करेंगे तो होगा क्या कि हमारे मैंने आपको ये बताया था कि मसल्स के अंदर जो ग्लूकोज होती है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है। जब आप उसको यूज करते हैं तो ग्लाइकोजन स्टोर भी कम आता है। जब वो ग्लाइकोजन स्टोर कम होगा तो अब आपकी मसल्स में कैपेसिटी है और ग्लूकोज को स्टोर करने की। तो इट जो क्लियरिंग कैपेसिटी ग्लूकोज की होती है वो बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ दिस। सो हम्म। इट इज अ ग्रेट हैक। मैं आई बिलीव के the best exercise is the one that you will do consistently.
तो या आपको जो भी पसंद है आप वो करिए। आपको रनिंग पसंद है, आपको स्विमिंग पसंद है, आपको जिम पसंद है, आपको जो पसंद है आप वो करिए। बट प्लीज़ मेक एक्टिविटी पार्ट ऑफ योर लाइफ़स्टाइल। इट विल हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन कीपिंग यू इंसुलिन सेंसिटिव एंड मेटाबॉलिकली हेल्दी। एंड हुँ, दूसरी चीज़ जो कि मैंने आपको पहले तो आपको ये बताया मसल यूज़ करने से ग्लाइकोजन स्टोर डिप्लीट हो रहा है एंड मसल्स कैन टेक ग्लूकोज इंडिपेंडेंट ऑफ इंसुलिन, दैट्स वन इफेक्ट। दूसरी चीज़ ये होती है कि अ, जब आप मसल्स को यूज़ करते हैं, मसल्स को अगर आप उस पे लोड डालेंगे तो मसल्स ग्रो भी तो करेंगी। तो जब मसल्स ग्रो करेंगी तो आपका जो सिंक है वो भी बढ़ रहा है, उसका वॉल्यूम कैपेसिटी भी बढ़ रही है। सो नाउ योर बॉडी कैन नाउ योर मसल्स कैन स्टोर इवन हायर ग्लूकोज। सो इट हैज़ अ हुँ, डबल बेनिफिट। एंड बिकॉज़ ऑफ दिस सेकंड रीज़न, रिसर्च ये बोलती है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज फॉर मेटाबॉलिक हेल्थ, बिकॉज़ उससे आपकी एक तो मसल ग्लाइकोजन डिप्लीट हो रहा है, प्लस आपकी मसल्स बढ़ रही हैं, तो आपका सिंक भी ओवरऑल बढ़ रहा है। तो अगर आप ऑप्टिमल मेटाबॉलिक हेल्थ की बात करें, तो आपको अपने रूटीन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि आपको जाके बॉडी बिल्डर बनना है, आप हफ्ते में अगर 3 से 4 दिन भी अगर आप जाएँ, 40 मिनट्स के सेशंस के लिए भी जाएँ, दैट इज़ आल्सो इनफ टू कीप यू इंसुलिन सेंसिटिव। So best form of exercise for optimal form of exercise is strength training। बेस्ट एक्सरसाइज है जो आप कंसिस्टेंटली करें। अगर आप कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो प्लीज खाना खाने के बाद हर मील के बाद 20 मिनट वॉक कर लीजिए, जो मुझे लगता है हर कोई कर सकता है। हुँ, हुँ, राइट। करण, मुझे लगता है कि एक शानदार मास्टर क्लास जैसा है। आई जस्ट वांट टू ऐड दिस ऑन अ रियली हाई नोट। और आपने हमने शुरुआत का पहला ही क्वेश्चन था कि हमने सिक नेशन इंडिया को कहा है। तो अगर आपको मैं मोटा-मोटी 80-20 पूछूँ, देन व्हाट्स द व्हाट प्रोटोकॉल दैट यू विल रिकमेंड इन जनरलाइज़? ब्लैंकेट ट्रीटमेंट में तो मैं मानता ही नहीं हूँ, बट फिर भी मोटा-मोटी लोगों को डायरेक्शनली करेक्ट, डायरेक्शनली राइट होने के लिए व्हाट वुड बी योर प्रोटोकॉल टू रिवर्स दिस मेटाबॉलिक क्राइसिस दैट वी आर फेसिंग इन इंडिया? देखिए खाली आप पॉइंटर्स मैंने बोल अपनी सकते हो। मैंने अपनी ये किताब में इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। मैंने एक अपना जो प्रिंसिपल इसको समझाने के लिए यूज किया है उसको मैंने बोला है बिग रॉक प्रिंसिपल। बिग रॉक ओके, प्रिंसिपल क्या होता है एक्चुअली, ये मैंने इंस्पिरेशन ली थी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक से। तो या टाइम मैनेजमेंट टेक्निक में बिग रॉक प्रिंसिपल का मीनिंग ये होता है कि आप इमेजिन करिए आपके पास ग्लास जार है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करिए ग्लास जार है। आपको इस ग्लास जार में आपके पास ये ग्लास जार है, आपके पास बड़े पत्थर हैं, आपके पास छोटे पत्थर हैं और आपके पास सैंड है। अब आपको इस ग्लास जार को आपको उन 3 चीज़ों से भरना है, ठीक है? तो जो बड़े पत्थर हैं वो आपकी सबसे टॉप प्रायोरिटीज़ रिप्रेजेंट करते हैं। जो छोटे पत्थर हैं वो लो प्रायोरिटी, और जो सैंड है वो मिसलेनियस चीज़ें हैं, ठीक है? अब आपके पास सिर्फ 2 तरीके हैं इस ग्लास जार को भरने के। या तो आप इसमें पहले सैंड और छोटे पत्थर डाल देंगे, ठीक है? अगर आप वो करेंगे तो बड़े पत्थर आने की जगह इसमें नहीं बचेगी। सो व्हाट दैट मीन्स इज़ कि आपने इस ग्लास को लो प्रायोरिटी टास्क और फालतू चीज़ों से भर दिया, लेकिन आपने जो मेन हाई प्रायोरिटी टास्क था दैट यू हैवंट टेकन केयर ऑफ। हुँ, सो दैट्स फर्स्ट वे। द सेकंड वे इज़ कि आप इस ग्लास में पहले बड़े पत्थर रखेंगे एंड उसके बाद आप सैंड को इसके आस-पास नेचुरली सेटल हो जाने देंगे। उससे हुँ, क्या होगा कि आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क है, यू हैव टेकन केयर ऑफ दैट। सो इसको बिग रॉक प्रिंसिपल बोला जाता है। नाउ ये टाइम मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है ये डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है मेटाबॉलिक हेल्थ पे। एंड मैंने अपनी किताब में इसको समझाया है कि आपकी आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ को लेके देयर आर 3 बिग रॉक्स। दीज़ 3 बिग थिंग्स विल गिव यू मैक्सिमम बैंग फॉर योर बक, मैक्सिमम वैल्यू फॉर योर टाइम। अगर आपने ये 3 चीज़ें आपने फिक्स कर ली, तो जो बहुत सारे स्मॉल रॉक्स और सैंड हैं, दे विल ऑटोमैटिकली फॉल इन प्लेस। ऐसा नहीं कि वो उनको हम इग्नोर करेंगे, बट दोज़ थिंग्स विल ऑटोमैटिकली फॉल इन प्लेस। एंड दीज़ 3 बिग रॉक्स ऑफ मेटाबॉलिक हेल्थ आर न्यूट्रिशन, हुँ, योर एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी, एंड थर्ड इज़ योर स्लीप एंड स्ट्रेस साइकिल। हमने अभी तक ओके, स्लीप एंड स्ट्रेस के बारे में बात नहीं करी, हमने पहले 2 के बारे में बात करी, बट स्लीप एंड स्ट्रेस हैज़ अ वेरी प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन योर इंसुलिन सेंसिटिविटी। अगर आप इन 3 चीज़ों का आप अगर टेक केयर कर सकते हैं, रेस्ट एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन प्लेस। हमने न्यूट्रिशन के बारे में ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में बात करी, आपने तो सारे आटे और राइस एंड हैक्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया। बट अगर मेरे को इफ आई हैव टू सम इट अप, कंट्रोल योर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करिए, प्रोटीन को प्रायोरिटाइज़ करिए अपनी डाइट में, और गुड फैट्स से डरिए मत, उसको इनकॉर्पोरेट करिए। तो ये या इस अगर आप ये करेंगे तो आप लार्जली न्यूट्रिशन यू विल टेक केयर, ठीक है? हुँ, हमने एक्टिविटी को भी अभी बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। आप अगर कुछ नहीं कर सकते, तो द वेरी लीस्ट दैट यू कैन डू इज़ कि आप हर मील के बाद एक 20 मिनट की वॉक के लिए चले जाइए, सिंपल है, हर कोई कर सकता है।
अगर आप इसको एक लेवल ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो रेगुलरली कोई भी एक्टिविटी पकड़ लीजिए जो आपको पसंद है, रनिंग, स्विमिंग, जिम, व्हाटएवर। अगर आप और ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपने रूटीन में ऐड करिए। हफ्ते में 3 से 4 दिन 40 मिनट से लेके 40 मिनट के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए। इट विल हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन इंसुलिन सेंसिटिविटी। तो ये हमने कवर कर लिया सेकंड बिग रॉक। थर्ड बिग रॉक इज़ स्लीप एंड स्ट्रेस। स्लीप एंड स्ट्रेस के बारे में बात करने से पहले एक्चुअली अ, हम स्ट्रेस के बारे में पहले बात करते हैं। देखिए या स्ट्रेस जो है ना दैट हैज़ अ वेरी डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर इंसुलिन सेंसिटिविटी। हम्म, से स्ट्रेस को हम समझ लेते हैं कि स्ट्रेस का रोल हमारे एवोल्यूशन में क्या रहा है। देखिए हम आज से अगर हम 5-10 हज़ार साल पहले जाएँगे, तो पहले ज़माने की लाइफ़ बहुत अलग थी, वी वर हंटर गैदरर्स एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द स्ट्रेस दैट वी वर फेसिंग वर वेरी डिफरेंट। एट दैट टाइम हमें ऑफ़िस का स्ट्रेस नहीं था या हमें ट्रैफ़िक का स्ट्रेस नहीं था। उस समय हमें स्ट्रेस क्या होता था कि हमारे सामने कोई शेर ना आ जाए। या या कोई वाइल्ड एनिमल ना आ जाए, राइट? दैट वाज़ द बिगेस्ट स्ट्रेस, हमें उससे अपने आप को बचाना होता था। तो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर देयर इज़ अ स्ट्रेस सिस्टम कॉल्ड एचपीए एक्सिस। ये या एचपीए एक्सिस क्या करता है, ये आपकी बॉडी में सडनली अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हो, इट मोबिलाइजेस रिसोर्सेज टू गिव यू एनर्जी टू रन फ्रॉम दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप हंटर गैदरर हो और आपके सामने शेर आ गया, अब आप उस समय खाना खाने की वेट तो नहीं करोगे कि आप खाना खाओ और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो और आप भागो। तो आपका इंडिपेंडेंट एच सिस्टम है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम एचपी एक्सिस, जो कि इमीडिएटली आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है या एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनालिन, ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं इनकी प्रोडक्शन बढ़ाता है। जब इनकी प्रोडक्शन बढ़ती है तो ये क्या करते हैं, ये इमीडिएटली आपकी बॉडी में रिसोर्सेज गैदर करते हैं, मोबिलाइज करते हैं एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये आपकी बॉडी में इमीडिएटली ग्लूकोज की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ फूड इनटेक। अब आपकी या बॉडी में ग्लूकोज बढ़ेगा, आपको एनर्जी मिलेगी, तो अब आप शेर से भाग के होपफुली बच सकते हो। दैट इज हाउ दैट इज एवोल्यूशन, दैट इज आवर एवोल्यूशन एंड दैट इज हाउ दिस सोफिस्टिकेटेड स्ट्रेस सिस्टम वाज डिजाइन। अब हो क्या रहा है, हम अब मॉडर्न लाइफ़स्टाइल में हैं, हमारे सामने एंड टिपिकली जब शेर आता है, आप भाग गए, तो उसके बाद होपफुली स्ट्रेस कम आ गया, तो आपके कॉर्टिसोल लेवल नीचे चले जाएँगे। दैट वाज़ द नेचुरल रिस्पॉन्स। बट अब आज की डेट में हमारे सामने शेर तो नहीं आ रहा, लेकिन आज की डेट में हमारे पास हम कांस्टेंट स्ट्रेस में हैं। वी आर इसको क्रॉनिक स्ट्रेस बोला जाता है। घर में स्ट्रेस है, ऑफ़िस ऑफ़िस में स्ट्रेस है, ट्रैफ़िक का स्ट्रेस है, और कुछ नहीं तो आज की डेट में ये छोटी मोबाइल स्क्रीन हमारे सामने हमेशा रहती है, जो कि constant notification is a low degree of stress at the back of your mind at all point of time. So we most people find themselves in a chronically elevated stressful situation. What that means is कि उनके जो cortisol levels है वो chronically high रहते हैं। हम्म, पहले के ज़माने में cortisol level अपना काम करके नीचे चले जाते हैं, आज के डेट में chronically high है। अगर आपके cortisol level chronically high है, दैट विल मेक यू इंसुलिन रेजिस्टेंट। व्हाई? बिकॉज़ मैंने अभी आपको क्या बताया, कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में ग्लूकोज का प्रोडक्शन ऊपर लेके जाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। इंसुलिन आपकी बॉडी में ग्लूकोज को नीचे लेके आना चाहता है। सो दीज़ आर टू अपोजिंग फोर्सेस अगेंस्ट ईच अदर। सो स्ट्रेस हैज़ अ डायरेक्ट impact on your insulin sensitivity that we have to understand. Second thing is that on actually there are more mechanisms also. Briefly, if I have to tell you, अगर आपने या सुना श्योर होगा स्ट्रेस बेली के बारे में, तो या पीपल जब लोग स्ट्रेसफुल होते हैं, they typically tend to gain fat around their belly area. या Why? Because in belly area we have more cortisol receptors. So हम्म, we tend to put on more weight and fat around the belly area. अब अगर आपके visceral area में fat है, that will make your insulin resistance even worse. So there are multiple mechanisms, but all in all, chronically elevated levels of cortisol have a very meaningful impact on your insulin sensitivity. Now, and there are multiple ways through which you can manage stress, and I think everyone should have their own systems. And I have given protocols in my book on how you can manage stress. But one of the best way of managing stress is through sleep. Sleep जो है वो आपका एक natural reset system है। रात को आप सोते हो तो आपका यूजुअली हमारे सोने से पहले आइडली हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स आर एट इट्स लोएस्ट एंड वो लो रहते हैं, वो स्लोली एंड स्टेडली रात को धीरे-धीरे रात भर में बढ़ते हैं एंड सुबह हमारे उठने से पहले कॉर्टिसोल लेवल्स आर सपोज्ड टू बी एट इट्स पीक। दिस इज़ हम्म, आवर नेचुरल सर्केडियन रिदम, राइट? सो जो हमारा जो स्लीप जो है दैट इज़ अ ग्रेट वे टू रीसेट एंड कंट्रोल आवर स्ट्रेस लेवल्स। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि आज की डेट में हम हसल कल्चर में रह रहे हैं। स्लीप भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। आज की डेट में कॉम्पिटिशन ये लग रहा है कि कौन कम सो रहा है, कौन ज़्यादा काम कर रहा है। Then we have parties, then we have late dinners.
And so our circadian rhythm, our sleep cycle is disrupted, which further impacts, which makes our which makes us more insulin resistant. There is a study जो मैंने अपनी किताब में साइट करी है, उसमें उस स्टडी में उन्होंने ये फाइंड किया था कि 1 night of bad sleep makes you 30% less insulin sensitive the next day. सेंसिटिव या So it has a direct impact. So sleep and stress play a very important role, and they are managing that, controlling that is most essential. So to sum it up, these are the three big rocks: nutrition, exercise, and sleep and stress. मैं यहाँ एक क्लिफ हैंगर की तरीके से मैं आपको एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा हमारे ऑडियंस को. यू कांट आउट डाइट अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यू कांट आउट रन अ बैड डाइट, एंड यू कांट आउट रन और आउट डाइट अ पुअर स्लीप शेड्यूल. उतनी इंपॉर्टेंट होती है स्लीप, क्योंकि अगर आप सही डाइट लोगे, आप ज्यादा काम करोगे, पर आपके पास स्लीप नहीं होगी, तो कुछ मतलब देयर इज नो व्हाट यू से इम्पोर्टेंस ऑफ द अदर टू. तो इन तीनों में भी अगर मैं आपको कहूंगा, तो जो हमारी खुद की जो सिस्टम है, इट इज रियली रियली वेरी डिपेंडेंट ऑन द स्लीप, एंड दैट टू इन द सर्काडियन रिदम. तो डाइट और न्यूट्रिशन और मूवमेंट की तो हमने बात कर ली, पर असली खिलाड़ी तो स्लीप ही है इसमें.